नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी लिखी है शशांक सिंह जी ने। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मनाली के भयानक जंगलों से गुजरती हुई एक सुनसान सड़क पर श्रुति अपनी साइकिल संभाले तेजी से अपने हॉस्टल की तरफ चले जा रही थी। यूं तो अभी रात के 10 ही बजे हुए थे, पर पहाड़ी इलाके और चारों तरफ घने जंगलों से घिरे होने की वजह से माहौल डरावना हो गया था। आप खुद ही सोचिए कि आप जंगल से घिरे एक शांत सड़क पर रात के समय अकेले चल रहे हो तो आपको कैसा महसूस होगा। वही घबराहट श्रुति के मन में भी हो रही थी। एक तो बाजार से लौटते समय उसकी साइकिल पंचर हो गई, जिस वजह से उसे पैदल इस खतरनाक रास्ते को पार करना पड़ रहा था, और ऊपर से हॉस्टल में देर से पहुंचने पर वार्डन की कड़वी बात भी सुनने को मिलने वाली थी। उसे इस हॉस्टल में आए हुए 6 महीने बीत चुके थे, इसलिए वो वार्डन के व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ थी। एक अच्छी ड्रेस डिजाइनर बनने का सपना श्रुति के लिए सब कुछ था, इसलिए तो वो अपने गांव चोबा से इतनी दूर मनाली के सबसे मशहूर गुलाब चंद कॉलेज ऑफ फैशन डिजाइनर में एडमिशन लिया था। ये कॉलेज एक तो शहर आबादी से दूर था और कॉलेज के पास ही यही एक हॉस्टल था, इसलिए इसी हॉस्टल में रहना दूर दराज से आए हुए छात्रों के लिए मजबूरी थी। इसी लाचारगी के कारण श्रुति भी वार्डन के रूखे व्यवहार को झेल जाती थी और आज भी कड़वी बात सुनने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि वो जैसे भी सफाई पेश करे वार्डन सुनने वाली नहीं है। टेलरिंग कॉलेज होने की वजह से हॉस्टल में सभी लड़कियां ही थी। हालांकि कुछ लड़के भी कॉलेज में पढ़ने आते थे, पर वो इसी इलाके के थे तो उन्हें हॉस्टल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। करीब आधे घंटे के पैदल सफर को तय करने के बाद श्रुति हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो गेट खुला पाया और वहां चौकीदार नहीं था। श्रुति ने अपनी साइकिल पार्किंग में खड़ी की और हॉस्टल के अंदर प्रवेश किया। श्रुति का कमरा हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर था और वह सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सीढ़ियों से चढ़ते हुए उसे ऐसा आभास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। अपने मन का वहम समझकर श्रुति बाकी की सीढ़ियां चढ़ने के बाद अपने कमरे में दाखिल हो गई और एक राहत की सांस ली कि वार्डन की डांट खाने से आज बच गई। श्रुति को सोने से पहले नहाने की आदत थी, तो वो शावर लेकर कमरे से बाहर आती है और एक पतली सी नाइटी बदन पर डाल बिस्तर में चली जाती है। पैदल चलने की वजह से थकान उस पर हावी थी, इसलिए जल्दी ही वो नींद की आगोश में चली गई। कमरे में लगी दीवार घड़ी के दोनों बड़े कांटे एक सीधी रेखा में आ चुके थे, जो रात के 12 बजने का संकेत था। अचानक कमरे के वातावरण में भारीपन छाने लगता है। अचानक श्रुति के कानों में कच कच की आवाज पड़ती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। सोने से पहले ओढ़ी हुई चादर उसके ऊपर से गायब होती है। वो अभी भी हल्की नींद में लेटी थी कि उसे पैरों की तरफ फिर कच कच की आवाज आती है, जैसे दो धातु आपस में रगड़ खा रहे हो। श्रुति अपना सर उचकाकर नीचे की तरफ देखती है तो उसके चेहरे का भाव ही बदल जाता है। एक पुरानी बड़ी साइज की कैंची, जो कि मामूली दर्जी द्वारा इस्तेमाल की जाती है, श्रुति की नाइटी को बीच से कतर रही होती है। श्रुति ये देखकर हैरान हो जाती है कि कैंची हवा में लहराती हुई अपने आप ही चल रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कैंची को चलाकर उसकी नाइटी काट रही हो। ये भयानक दृश्य देख वो चीखने ही वाली थी कि अचानक उसे
अपने मुंह पर कोई दबाव महसूस हुआ और उसकी चीख गले में ही रह गई। इसी बीच कैंची लगातार उसकी नाइटी पर चलती हुई ऊपर की ओर बढ़ती गई और कुछ ही क्षण में नाइटी के 2 टुकड़े श्रुति के शरीर के दोनों ओर लुढ़क गए। श्रुति को अब अपने निवस्त्र शरीर पर अचानक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके ऊपर लेटा हुआ हो, पर वो किसी को देख नहीं पा रही थी और ना कुछ बोल पा रही थी। उस अदृश्य शक्ति ने श्रुति के नगन शरीर को रोदना शुरू कर दिया। उसकी हर क्रिया को श्रुति अपने शरीर पर महसूस कर रही थी, पर कुछ ना कर पाने के कारण बस तड़प रही थी। उसके मुंह से बस घुट घुट कर दर्द भरी हल्की आवाज आ रही थी। मुंह पर पड़ा अधिक दबाव और तेज पीड़ा के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये हैवानियत भरा मंजर करीब आधे घंटे चला होगा। दम घुटने के कारण श्रुति की दोनों आंख बाहर निकल आई और उसके शरीर शांत हो गया। कैंची एक बार फिर हवा में उड़ी और श्रुति के पेट में घुस गई और खून की धारा कमरे में बह उठी। सुबह अब होने को ही थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला और पेट से निकलकर कैंची हवा में तैरती हुई बाहर निकल गई और उसके बाहर निकलते ही कमरे का दरवाजा पहले की तरह लॉक हो उठा। सुबह सफाई वाली ने श्रुति का कमरा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सफाई वाली का ध्यान अचानक नीचे के सुराख से बाहर बहते खून की ओर जाता है और वो चीख उठती है। उसकी चीख सुन हॉस्टल के सभी लोग जुट जाते हैं और सारा मामला देख वार्डन पुलिस को खबर करती है। थोड़ी ही देर में थाना प्रभारी रोहन अपने 2 कांस्टेबल के साथ हॉस्टल पहुंचते हैं। पुलिस की मौजूदगी में श्रुति के कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर का नजारा देख सभी सहम जाते हैं। फर्श पर बिखरा खून और बिस्तर पर पड़ी श्रुति की वस्त्रहीन लाश, जिसके पेट में सुराग होता है। ये भयानक दृश्य देख सभी हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर रोहन सभी को एक तरफ कर उस कमरे का मुआयना करते हैं और फिर श्रुति की बॉडी सील करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। हॉस्टल की वार्डन और चौकीदार से पूछताछ में रोहन को बस इतना पता चलता है कि श्रुति कल रात हॉस्टल देर से लौटी थी। चौकीदार उन्हें ये जानकारी देता है कि उसने श्रुति को वापस आते नहीं देखा था, पर उसकी साइकिल पार्क देख समझ गया था कि वो लौट आई है। कुछ और सवाल कर रोहन अपने थाने लौट आता है। वो इसे बलात्कार और हत्या का केस मानकर चला रहा है और उसे श्रुति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहता है ताकि वो आगे की कार्रवाई कर सके। पुलिस स्टेशन की घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही थी और ठीक घड़ी के नीचे बैठे इंस्पेक्टर रोहन हॉस्टल में हुई भयानक हत्या के बारे में सोच रहे थे। हॉस्टल से मिली हर एक जानकारी को वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी उसे कोई सुराग मिल नहीं पा रहा था जिससे वो इस गुत्थी को सुलझा सके। इसलिए अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वो कोई कार्रवाई कर सकते थे। इधर कॉलेज और हॉस्टल का माहौल बाहर से बहुत शांत नजर आ रहा था, पर सभी लड़कियों के मन में किसी अनहोनी की आशंका का डर बैठ गया था। वैसे तो कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा था, पर अंदर ही अंदर दबी जुबान में कल की घटना की चर्चा थी। वार्डन अपने कैबिन में किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के गंभीर भाव थे। वार्डन बोली, मैडम, मुझे लगता है कि फिर एक बार हम मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। लगता है कई साल पहले की हमारी गलती फिर हमें कठिनाइयों से रूबरू करवाएगी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, सिर्फ एक ऐसी घटना से हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि ये उसी का काम हो सकता है उस लड़की की कोई दुश्मनी हो किसी और से, या एक साधारण मर्डर केस ही हो। वैसे भी हमारी उस गलती का उपाय हमने कर लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से वो सब शुरू हो सकता है। वार्डन बोली, मैडम, आपकी बात भी ठीक है, पर उस लड़की की लाश और कमरे की हालत देखकर मुझे यही लगा कि कहीं हमारा बीता हुआ कल एक बार फिर हमें चुनौती देने आ गया हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हो सके तो आप वापस लौट आइए
फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ये सिर्फ तुम्हारे मन की शंका है, दोबारा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। केवल एक ऐसी घटना होने से हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि इसके पीछे हमारा अतीत है। और मैं ऐसे अचानक लंदन से वापस कारोबार छोड़कर नहीं लौट सकती। ऐसा मर्डर केस पुलिस संभाल लेगी। बस पुलिस को घबराकर हमारे अतीत की कहानी ना बता देना तुम। इतना कहकर सामने से फोन कट गया और वार्डन के चेहरे पर कई तरह के भाव आए और चले गए। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी लोग हॉस्टल लौट चुके थे और खाना खा लेने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। हॉस्टल का चौकीदार राजू, जो कि बगल के गांव मधुआपुर का रहने वाला 21 वर्ष का था, रोज की तरह गेट पर पहरेदारी में लगा हुआ था। राजू का मन चौकीदारी में नहीं लग रहा था और वो बार बार रास्ते पर नजर डाले हुए था, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। कुछ ही देर में एक लड़की उस सुनसान रास्ते से छुपती हुई आई और राजू के गले लग गई। ये लड़की, जिसका नाम बिंदिया था, राजू के गांव की ही थी और 1 साल से दोनों के बीच प्रेम चल रहा था। दोनों के घर वालों को भी इसकी जानकारी थी और उन्होंने कुछ ही महीने के बाद इनकी शादी करने का निर्णय ले लिया था। कितनी देर से आई हो बिंदिया, कब से तुम्हारी राह देख रहा था, राजू बोल पड़ा। अरे नाराज क्यों होते हो, वो तो गांव वालों की नजरों से बचकर आना होता है, इसी चक्कर में देर हो गई, क्योंकि शादी से पहले हमें ऐसे मिलते किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राजू बिंदिया की बात सुन मुस्कुराया और हॉस्टल की पहली मंजिल पर बने एक कमरे की ओर इशारा कर बिंदिया को वहां जाकर उसका इंतजार करने को कहा। बिंदिया को कमरे में भेज राजू हॉस्टल के गेट को ताला लगाकर हॉस्टल की दूसरी ओर चक्कर लगाकर देखने गया कि वार्डन मैडम सोने गई कि नहीं। यहाँ बिंदिया कमरे में पहुंचकर राजू का इंतजार करने लगी। उसका मन आने वाली खूबसूरत पलों को सोचकर रोमांचित हो उठा। वो ये सब सोच रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। बिंदिया दरवाजे की ओर पीट कर खड़ी थी। उसे लगा कि राजू आ गया और वो पीछे की ओर देखने के लिए पलट गई। बिंदिया को कमरे का दरवाजा तो बंद दिखाई दे रहा था, पर पीछे राजू या कोई और मौजूद नहीं था। बिंदिया के मन में आया कि शायद हवा की वजह से दरवाजा बंद हो गया होगा। बिंदिया खड़े खड़े थक गई थी, इसलिए वो बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठते ही बिंदिया के चेहरे पर डर के भाव उभरने लगे, क्योंकि अचानक उसका ध्यान दरवाजे की कड़ी पर गया, जो कि अंदर से बंद दिखाई दे रही थी। कमरे में उसके अलावा किसी और की उपस्थिति नहीं थी। फिर जो दरवाजा उसने खुला छोड़ रखा था, उसे अंदर से बंद देखकर बिंदिया का दिल घबरा उठा। डर और घबराहट के कारण उसे हल्की सी बेहोशी आ गई और वो बेड पर निढाल होकर लेट गई। कमरे का वातावरण भारी होते जा रहा था। एक साथ कई कुत्तों के रोने की आवाज कानों में पड़ते ही बिंदिया की बेहोशी टूटी। बिंदिया उठने की कोशिश करती, उससे पहले उसे अपने शरीर पर किसी का भार महसूस हुआ, जिसके कारण वो उठ नहीं पाई। कुछ ही पल में 2 धातुओं की रगड़ने से पैदा होती कच कच की तेज आवाज उसके कानों में पड़ने लगी। उसने सिर उचकाकर पैरों के पास देखा तो हवा में अपने आप चलती कैंची नजर आई, जो कि उसके सूट को लगातार काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ रही थी। शरीर के ऊपर पड़ते दबाव के कारण बिंदिया उठने में असमर्थ थी और डर के कारण उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था। दूसरी तरफ राजू जब चक्कर लगा लिया तो कमरे की ओर चला आया। कमरा अंदर से बंद देख उसे हैरानी हुई और वो दरवाजे के पास आकर बिंदिया को धीरे से आवाज देने लगा। इधर वो हवा में झूलती कैंची बिंदिया के कपड़े को काटकर उसके जिस्म से अलग कर चुकी थी और उस अदृश्य शैतानी शक्ति ने बिंदिया के जिस्म को बुरी तरह से रौंदना शुरू कर दिया था। बिंदिया की दर्द भरी चीख बाहर राजू के कानों में पड़ी तो वो जोर जोर से दरवाजे को पीटकर खोलने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुल सका तो राजू दरवाजे से लगकर रोने लगा। अंदर से आ रही बिंदिया की भयानक चीख
उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई और राजू दरवाजे पर ही बेसुध होकर लुढ़क गया। अपने साथ हो रही हैवानियत बिंदिया ज्यादा देर तक नहीं झेल सकी और उसकी दोनों आंख बाहर निकल आई और उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। हवा में झूलती कैंची बिंदिया के पेट के आर पार हो गई। कमरे में सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ते ही कमरे का दरवाजा खुला और कैंची बिंदिया के पेट से निकलकर हवा में झूलती हुई कमरे से बाहर आकर कहीं गायब हो गई। हॉस्टल में सभी गहरी नींद में थे। थोड़ी देर में नींद के साथ उनके होश भी उड़ने वाले थे, क्योंकि आज सुबह फिर एक भयानक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही हॉस्टल में हाहाकार मच जाता है। हॉस्टल के कमरे में एक और लड़की की लाश वैसी ही हालत में पड़ी मिली और चौकीदार राजू को वहां बेहोश पड़ा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। बिंदिया को हॉस्टल में कोई पहचानता नहीं था, इसलिए सभी के मन में ये सवाल था कि ये लाश किस लड़की की है, क्योंकि पहले कभी किसी ने उसे हॉस्टल में देखा नहीं था। इसी बीच सारी आशंकाओं को दूर करने के लिए कुछ लड़कियां राजू को होश में लाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वही सारे सवालों का जवाब दे सकता था। एक वही था जो बता सकता था कि कल रात उस कमरे में हुआ क्या था और ये लाश किस लड़की की है। इधर वार्डन ने पुलिस स्टेशन फोन कर सारी बात इंस्पेक्टर रोहन को बता दिया था। खबर मिलते ही रोहन अपने सिपाहियों के साथ हॉस्टल आ पहुंचे। इंस्पेक्टर रोहन के हॉस्टल पहुंचते ही चौकीदार राजू को भी होश आ चुका था। राजू कल रात के बारे में कुछ ठीक से नहीं बता पा रहा था। उसने जब से बिंदिया की लाश को देखा था तब से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। वो बस इतना बता पाया कि ये लाश उसकी मंगेतर की है और वो उससे मिलने हॉस्टल आई हुई थी। जब वो उसे कमरे में रुकने को कहकर हॉस्टल का चक्कर लगाने गया, तभी किसी ने कमरे में आकर बिंदिया की आबरू लूट ली और उसे बेरहमी से मार डाला और राजू कमरे का दरवाजा पीटता रह गया और ना जाने कब बेहोश हो गया। लाश का मुआयना करने पर रोहन ने पाया कि बिंदिया के जख्म वैसे ही हैं जैसे पिछली बार उसने श्रुति के शरीर पर देखे थे। श्रुति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये जख्म किसी बड़ी साइज की कैंची के पेट के आर पार जाने से हुए थे। हो सकता है बिंदिया की भी हत्या उसी कैंची से की गई हो। इसका मतलब कोई एक ही आदमी है जो इन दोनों लड़कियों के बलात्कार और हत्या के भयानक क्रिया को अंजाम दे चुका है। इधर गांव वालों को बिंदिया की मौत की खबर लगते ही सब लोग हॉस्टल के गेट पर जमा हो गए। बिंदिया हॉस्टल के पास वाले गांव भवानीपुर में ही रहती थी। देखते ही देखते वहां काफी भीड़ बढ़ गई। रोहन के साथ आए सिपाहियों को भीड़ को संभालने के लिए मुश्किल होने लगी। गांव के कुछ दबंग लोग जिनकी रोहन से दुश्मनी थी, क्योंकि रोहन ने उनका कुछ गैर कानूनी व्यापार पर कार्रवाई की थी, उन्हें आज रोहन से बदला लेने का मौका मिल गया। वो सभी मिलकर बाकी गांव वालों को भड़काने लगे और रोहन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन्हीं दबंग लोगों में थे किशोरी लाल, जिनके इलाके में राजनैतिक पहुंच ऊपर तक थी। उन्होंने लगातार हो रही हत्या को रोहन की विफलता करार दिया और उसके खिलाफ थाने के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। उनकी मांग थी कि रोहन को जल्दी से जल्दी हटाया जाए और किसी और इंस्पेक्टर को इस थाने और केस को किसी तेज तर्राक इंस्पेक्टर को सौंपा जाए, ताकि ये मामला जल्दी से सुलझ सके। इधर गांव के भीतर भी हॉस्टल में हुई दोनों हत्या की चर्चा थी। गांव वाले तो इसे किसी दुष्ट आत्मा का ही काम मान रहे थे। उनका ऐसे मानने के पीछे कारण ये था कि ये खाली इन दो हत्याओं की बात नहीं थी। पिछले कई वर्षों से उस हॉस्टल से लगे जंगल में ऐसी घटना न जाने गांव की कितनी ही लड़कियों के साथ हो चुकी थी, और अगर उन लड़कियों के साथ कोई पुरुष भी होता तो वो भी जान से हाथ धो बैठता था। उस पुरुष के कपड़े ऐसे मिलते जैसे किसी ने गुस्से में कैंची से कुतर डाले हो। गांव की इज्जत की बात होने से गांव में घटी इन बलात्कारी घटनाओं को कभी पुलिस में सूचित नहीं किया गया। गांव वाले इस कैंची वाले हफ्सी भूत का कारनामा मानकर चुपचाप मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार कर देते। गांव में सबको हिदायत दी गई कि शाम ढलते ही हॉस्टल या जंगल की तरफ ना जाए। गांव के लोगों का ख्याल था कि अब उस हॉस्टल पर भी उस कैंची वाले भूत की नजर पड़ चुकी है
और अब ऐसी घटनाएं अब वहाँ और भी होंगी, क्योंकि हॉस्टल उस भूत के लिए आसानी से अपनी हवस मिटाने का साधन था और वहाँ पर ज़्यादातर कम उम्र की लड़कियाँ थीं जिन्हें वो आसानी से अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। गांव के कुछ लोग चाहते थे कि हॉस्टल वालों को आगाह कर दिया जाए और उन्हें यहाँ से जाने को कह दिया जाए, पर वो ऐसा ना कर सकें, क्योंकि अगर हॉस्टल वालों को आगाह किया तो पिछले साल गांव में हुई मौतों का राज खुल जाता और उनके अनुसार इससे उन गांव की लड़कियों की इज्जत दुनिया के सामने नीलाम हो जाती, जो लड़कियां अब तक इस घटनाओं की शिकार हो चुकी थी। गांव के भोले भाले लोग अपनी उन मृत बेटियों की आत्माओं को कष्ट ना पहुंचाएं, इसलिए चुप ही रह गए। दूसरी तरफ मनाली के कमिश्नर ऑफिस में हलचल तेज हो चुकी थी। किशोरी लाल के राजनीतिक रुख ने अपना रंग दिखा दिया था। रोहन का कमिश्नर ने तबादला किया और केस में कुछ खास नहीं कर पाने के लिए फटकार लगाई और उसका तबादला दूसरे इलाके में कर दिया। कमिश्नर ने फोन पर किसी से बात की और थोड़ी ही देर में एक नौजवान ने कमिश्नर के ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसके कसरती बदन पर पुलिस की खाकी वर्दी खूब जम रही थी और आंखों पर काले ग्लास शोभा बढ़ा रहे थे। कंधे पर सितारे उसकी रैंक सीनियर इंस्पेक्टर दर्शा रहे थे। छाती पर लटके बिल्ले पर उस युवक का नाम शान से दर्ज था, हर्ष सिंह रावत। इंस्पेक्टर हर्ष के कैबिन में आते ही कमिश्नर ने उसे भवानीपुर में पोस्टिंग की जानकारी दी और साथ ही हॉस्टल मर्डर केस की फाइल सौंपते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि हर्ष इस केस में सफलता हासिल करेगा, क्योंकि उसका करियर रिकॉर्ड शानदार था और ऐसे कितने अजीब केस वो सुलझा चुका था। अपने करियर के कम समय में ही उसने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई थी। हर्ष पोस्टिंग का ऑर्डर और फाइल लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। यहाँ हर्ष के घर पर बॉलीवुड के गाने की तेज आवाज बाहर तक आ रही थी। अंदर कमरे में एक 20 साल की लड़की मस्त होकर इन धुनों पर थिरकती जा रही थी। उसने एक येलो कैप, टॉप और जींस पहन रखी थी। हाथ में लाल चूड़ियां थी जो थिरकते वक्त आपस में टकराकर खनक रही थी। माथे पर लाल बिंदी और मांग का सिंदूर उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रहे थे। उसे देखते ही कोई भी समझ सकता था कि उसकी अभी नई नई शादी हुई है। उस लड़की की सबसे खास बात थी उसके चेहरे की प्यारी सी मुस्कान, जो कोई मुरझाया हुआ फूल भी अगर देख ले तो फिर से खिल उठे। इसलिए उस लड़की का नाम उसके माँ बाप ने उसके चेहरे की इसी खूबी को देखते हुए मुस्कान ही रख दिया था, क्योंकि इससे बेहतर उसका कोई और नाम हो भी नहीं सकता था। मुस्कान की शादी पिछले महीने ही हर्ष से हुई थी और वो दोनों पुलिस क्वार्टर में अकेले ही रहते थे। हर्ष के माँ बाप शिमला में अपनी पुश्तैनी घर को छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए दोनों को अकेले ही यहाँ रहना पड़ रहा था। हर्ष ने घर आते ही डोर बेल बजाई, तब कहीं मुस्कान का थिरकना बंद हुआ और वो म्यूजिक प्लेयर ऑफ कर दरवाजा खोलने दौड़ पड़ी। अंदर आते ही हर्ष ने मुस्कान को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर एक चुम्बन ले लिया। मुस्कान पीछे हो गई क्योंकि उसे हर्ष की दाढ़ी चुभ रही थी। हर्ष को दाढ़ी रखने को मुस्कान ने ही मनाया था, क्योंकि मुस्कान को लगता था कि बिना दाढ़ी हर्ष छोटा बच्चा जैसा लगता है। जब हर्ष दाढ़ी सेव करता तो मुस्कान उसे न्यू ब्राउन बेबी बोलकर चिढ़ाती। हर्ष ने फ्रेश होते ही भवानीपुर ट्रांसफर की बात मुस्कान को बताई और कहा कि उसने सुना है ये जगह बहुत ही सुंदर है, तो इसी बहाने उन दोनों का हनीमून भी हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद ड्यूटी के कारण दोनों कहीं घूमने भी नहीं जा पाए थे। हनीमून का नाम सुनते ही मुस्कान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन बहुत खुश हुई और जाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन सुबह होते ही निकलना था। हर्ष और मुस्कान दोनों अपने आने वाले खूबसूरत पलों के सपने देखते हुए तैयारी में व्यस्त हो चुके थे, पर उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि भवानीपुर में कितनी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। इधर हॉस्टल में हो रही घटनाओं ने वार्डन
सुशीला को यहाँ रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। उन्होंने सबको सख्त हिदायत दी थी कि शाम 5 बजे के बाद चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी हॉस्टल के बाहर कदम नहीं रखेगा। सबको ये समझाने के बाद वो अपने कमरे में आई और किसी को फोन मिलाकर गंभीर चर्चा में व्यस्त हो गई। आज सुबह गांव वालों ने भी अपनी जनसभा बुलाई थी और सभी ग्राम वासियों को उस शैतानी शक्ति से सावधान रहने को कह दिया था। उन सभी ने भी शाम के वक्त किसी को जंगल की तरफ न जाने की रोक लगा दी। शाम ढलते ही इंस्पेक्टर हर्ष और मुस्कान भवानीपुर को निकलने को तैयार थे। उनके इस घर से भवानीपुर काफी दूर था और अगर वो शाम को ही निकलते तो कल सुबह तक भवानीपुर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर्ष को कल ही पुलिस स्टेशन का चार्ज लेना था। इसलिए उन्हें शाम के वक्त ही निकलना पड़ा। उन दोनों का सारा सामान टेम्पो से पहले ही जा चुका था, इसलिए दोनों इंस्पेक्टर हर्ष की बुलेट पर ही भवानीपुर के लिए निकल पड़े। चंद्रमा की रोशनी हॉस्टल और जंगल को अपनी आगोश में ले चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और वातावरण में अजीब सा भारीपन छा चुका था। अचानक जंगल के बीच से भेड़ियों की तेज गुर्राने की आवाज ने रात की शांति को चीरकर रख दिया। इन्हीं आवाजों के बीच एक इंसानी चीख रह रहकर सुनाई पड़ जाती। इस चीख से महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बहुत तड़प में है। ये चीख एक बड़े से जामुन के पेड़ के पास से आ रही थी, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। अगर कुछ दिख रहा था तो बस पेड़ के तने के बीच घुसी हुई एक बड़ी साइज की पुरानी कैंची, जिससे लगातार लाल खून टपक रहा था। ये चीख गांव वालों ने भी सुनी थी। उनके लिए ये आम बात थी। वो सब समझ गए कि आज उस शैतान को कोई भी शिकार नहीं मिला है, इसलिए वो तड़प रहा है और ऐसी भयानक तरीके से चीख रहा है। इधर हर्ष और मुस्कान भवानीपुर को आने वाले रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। पूरा रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ था और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। इस खूबसूरत रास्ते पर हर्ष की बुलेट दौड़ती जा रही थी। दोनों काफी आगे निकल आए थे। लगातार बाइक चलाते हुए हर्ष को थकान हो रही थी और मुस्कान को भी प्यास लग रही थी, इसलिए हर्ष ने थोड़ी देर आराम करने की सोची। उस सड़क से थोड़ी दूर सड़क से लगे जंगल में अंदर की तरफ एक साफ सुथरी जगह दिखी तो उसने बाइक को उस जगह घुमाकर उस जगह आकर रोक दी। वो मुख्य सड़क से थोड़े अंदर की तरफ थे, इसलिए सड़क से अगर कोई गुजरता भी तो उन दोनों को नहीं दिख पाता। मुस्कान ने अपनी पीठ पर टंगे हुए बैग से एक छोटी सी चटाई निकाली और उसे जमीन पर बिछाकर दोनों उस पर बैठ गए। उस जगह को चांद की मध्यम रोशनी ने रोशन किया हुआ था। इस सुंदर जगह और एकांत को देखकर मुस्कान के मन में एक बात सूझी और वो हर्ष से बोल पड़ी। हर्ष, तुमने ही कहा था कि ये हमारा ड्यूटी के साथ हमारा हनीमून भी होगा। हाँ, कहा तो था, पर तुम्हें अभी से हनीमून शुरू करना है क्या? हर्ष ने हंसकर कहा। ये सुनकर मुस्कान शर्माती हुई बोली, हाँ, घर के बाहर निकलते ही हमारा हनीमून शुरू हो गया था। मेरा तो एक खास सपना था हनीमून के लिए और इस जगह को देखकर सोच रही हूँ कि मौका अच्छा है, क्यों ना मैं वो सपना आज पूरा कर ही लूँ। अरे ऐसा कौन सा सपना है तुम्हारा? हर्ष ने मुस्कुराकर छेड़ते हुए पूछा। हनीमून पर अपने पति देव के साथ खुली जगह पर बियर पीने का। मुस्कान अपने बैग से विलायती बियर की एक बोतल निकालती हुई बोली। मैडम पूरी तैयारी के साथ आई हुई हैं, हर्ष ने बोतल को देखते हुए कहा। फिर दोनों प्रेमी बियर के नशे में खोते चले गए और एक दूसरे से नजर मिलाए 2-4 पैग पी डाले। दोनों पर बियर के साथ एक दूसरे का प्यार का नशा छा चुका था। मुस्कान ने अपनी नशीली आंख हर्ष पर डाली और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हर्ष के गालों को चूमकर मुस्कान ने अपना ये सपना पूरा करने में साथ देने के लिए धन्यवाद किया। कुछ देर दोनों एक दूसरे में खोए वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद हर्ष ने चलने को कहा तो मुस्कान बोल पड़ी, मेरा एक और सपना अभी पूरा करना है। एक और सपना? हर्ष ने हैरानी से पूछा। आज बुलेट आपकी वाइफ चलाएगी, मुस्कान ने बेफिक्री से अपनी इच्छा जाहिर की। हर्ष उसे मना करने लगा और कहने लगा कि एक तो नशे में है
और उसे बाइक चलाने कहाँ आती है। ऐसे में बुलेट जैसी भारी बाइक को संभालना मुस्कान के लिए मुश्किल होगा। इस पर मुस्कान ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि उसने मायके में बहुत बार बुलेट चलाई है और वो बाइक को हैंडल कर लेगी। कोई रास्ता ना देखकर हर्ष मान गया। मुस्कान ने आगे बैठ बाइक संभाली और हर्ष उसके पीछे बैठ गया। दोनों फिर भवानीपुर के लिए आगे निकल गए। मुस्कान अपने दोनों सपने पूरे होने पर बहुत खुश थी। वो आराम से बाइक दौड़ाती जा रही थी। सुबह होते ही दोनों भवानीपुर पहुंच गए और वहां गांव के कुछ लोग, जिनमें किशोरी लाल भी थे, उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों के रहने का इंतजाम किशोरी लाल ने अपने गेस्ट हाउस में करा दिया, क्योंकि सरकारी मकान की मरम्मत का काम चल रहा था। ये गेस्ट हाउस जंगल के और हॉस्टल के पास ही था, पर उस इलाके से थोड़ा अलग हटकर था। उसके कमरे से हॉस्टल की इमारत दूर की झलक दिखाई पड़ रही थी। मुस्कान को कमरा काफी पसंद आया और वो अपने सामान को व्यस्त करने में लग गई। हर्ष ने आते ही थाने का चार्ज संभाल लिया और केस की फाइल पढ़ने के साथ थाने के सिपाहियों से भी दोनों मर्डर के संबंध में जानकारी ली। उसका इरादा अपने पिछले सभी केसों की तरह इस केस को भी जल्दी से जल्दी सुलझाने का था, पर उसे इस बात की खबर नहीं थी कि यहाँ उसका सामना किसी तरह की शैतानी शक्ति से होने वाला था। इंस्पेक्टर हर्ष फाइल देखने के बाद हॉस्टल की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उसने वार्डन से पूछताछ की तो उसने बताया कि दोनों मर्डर के समय किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी थी, ना किसी ने कुछ अजीब देखा था। सारा घटनाक्रम रात को हुआ था और उन्हें सुबह इनकी जानकारी मिली। हॉस्टल के बारे में पूछने पर पता चला कि हॉस्टल और कॉलेज को अब दिव्या कटारिया, जो कि लंदन में रहती हैं, वो मैनेज करती हैं। दिव्या गुलाब चंद कटारिया की इकलौती बेटी हैं। उनकी मौत के बाद इस हॉस्टल और कॉलेज का संचालन दिव्या के हाथ में था। वो इस कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी की मुखिया थी। हॉस्टल का चक्कर लगाने के बाद शाम को हर्ष अपने कमरे लौट आया। मुस्कान उसका मनपसंद खाना तैयार कर कब से उसका इंतजार कर रही थी। हर्ष खाने को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों ने साथ मिलकर खाना खत्म किया। खाना खत्म होते ही हर्ष ने मुस्कान को बाहों में भर लिया और उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसे बाहों में समेटकर लेट गया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे में खो गए। हर्ष मुस्कान के ऊपर आ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ ही पल में दोनों के वस्त्र उनके शरीर से अलग हो गए और दो जिस्म एक दूसरे में समा जाने को आतुल हो उठे। खिड़की से झांकता हुआ चांद उन दोनों प्रेमी की मौज मस्ती का गवाह बनने लगा। आज बहुत दिनों के बाद दोनों को ऐसा फुर्सत का पल मिला था, तो वो इस पल का भरपूर आनंद लेने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। हर्ष आज अलग ही जोश में था और मुस्कान की अदा उसके जोश को और परवान चढ़ा रही थी। रात अपनी चरम पर थी और चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था। एक बंजारन परिवार जिसमें एक 16 साल की लड़की, एक औरत और एक हट्टा कट्टा आदमी बाजार की तरफ से होते हुए हॉस्टल को जाने वाले रास्ते पर बढ़े चले जा रहे थे। आदमी बोला, छबीली की माँ, अच्छा हुआ पड़ोस के गांव के मेले से खेल दिखाकर हम इसी समय निकल आए, वरना कल सुबह होते ही दूसरे गांव पहुंचना मुश्किल हो जाता। तीनों आपस में बात करते हुए जंगल के बीच बनी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक साथ कई कुत्तों के रोने की आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी भयानक थी कि एक बार उन बंजारनों के कान ही सुन पड़ गई। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने महसूस किया कि पास की झाड़ियों में कुछ हरकत है, जैसे कोई झाड़ियों में छुपकर उनके पीछे चल रहा हो। उन्हें लगा कि कोई चोर या लुटेरा होगा, इसलिए आदमी ने अपनी लाठी सीधी की और सावधान होकर चलने लगा। थोड़ी देर में एक तेज हवा का भवंडर जंगल के बीच में उठा और सड़क पर आ गया। देखते ही देखते उस भवंडर ने इन तीनों बंजारनों को घेर लिया और तीनों हवा में लहराने लगे। पूरे जंगल की शांति इन तीनों की चीखों से भंग हो गई। कुछ ही देर में जब भवंडर शांत हुआ तो उन्होंने अपने आप को जंगल के बीच के भाग में पाया। तीनों इधर उधर देख ही रहे थे
कि छबीली को अपने पीछे से कैंची के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कैंची तेजी से उसकी ओर हवा में उड़ती हुई आ रही थी। उस कैंची को देख तीनों उल्टी दिशा में भागने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। भागते भागते तीनों सामने से दौड़ते हुए आ रहे इंस्पेक्टर हर्ष से टकराए। हर्ष ने अपने रूम से इनकी आवाज सुन ली थी और वो मदद के लिए भागते हुए चला आया था। हर्ष के पूछने पर छबीली ने सामने से उड़ती हुई आती कैंची की तरफ इशारा किया, जिसे देख एक बार हर्ष भी हैरान रह गया। हर्ष ने खुद को सावधान करते हुए तीनों को अपने पीछे किया और कैंची की तरफ कई गोलियां दाग दी। गोलियां चलने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कैंची आगे न बढ़कर हवा में ही रुक गई। कुछ ही पलों में हर्ष को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला पकड़कर हवा में उठा रहा हो। वो धीरे धीरे जमीन के ऊपर उठते जा रहा था। अचानक से उसे धक्का महसूस हुआ और वो जोर से जमीन पर आ गिरा। हर्ष कमर के बल गिरा था और उठने में लाचार हो गया था। उसने ऊपर देखा तो वो कैंची तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लगा कि कुछ ही पल में वो कैंची हर्ष के पेट के आर पार हो जाएगी। कैंची को अपनी तरफ आते देख हर्ष ने घबराकर आंख बंद कर ली। उसे लगा उसका अंत निकट आ गया है। कुछ पल के बाद अपने पेट पर कुछ भी न महसूस करने पर हर्ष ने आंख खोली तो हैरान रह गया। कैंची उसके पेट के बिल्कुल नजदीक थी, पर दो हाथों ने उसे हर्ष पर वार करने से पहले ही रोक लिया था। ये हाथ थे मुस्कान के, जो मजबूती से कैंची को पकड़कर उसे हर्ष के जिस्म के पार जाने से रोक लिया था। मुस्कान ने हाथों से जोर का झटका दिया और कैंची दूर जाकर गिरी और फिर हवा में उड़ती हुई जंगल में गायब हो गई। बंजारन ने दोनों का उनके जीवन की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया और आगे बढ़ गई। मुस्कान ने हर्ष को सहारा दिया और दोनों अपने कमरे में पहुंचे। हर्ष को काफी गंभीर चोट आई थी। कुछ देर आराम करने के बाद हर्ष से रहा नहीं गया और वो मुस्कान से अपने मन में उठे प्रश्न को पूछ बैठा। मुस्कान, तुम सही वक्त पर वहां कैसे पहुंच गई और जिस ताकतवर शक्ति का मुकाबला मैं नहीं कर पा रहा था, उसे तुमने कैसे रोका और वहां से भगा दिया? ये सुनकर मुस्कान बोल पड़ी, जंगल से आती हुई खतरनाक आवाज को मैंने भी सुना था। जब तुम उनकी मदद के लिए गए तो पीछे से मैं भी आ गई। तुम पर हो रही उस कैंची के वार को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दौड़कर वो कैंची पकड़ ली ताकि वो तुम्हारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। ये तो मुझे भी नहीं पता कि उस ताकतवर शैतान को मैंने कैसे रोक लिया। पता नहीं, जैसे अचानक मुझ में कोई अदृश्य शक्ति आई और उस शैतान की शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकी और झटका देते ही कैंची दूर जा गिरी। कुछ भी हो, तुम सही सलामत हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बोलते हुए मुस्कान ने अपना हाथ हर्ष के गालों पर रख दिया। हर्ष का ध्यान मुस्कान के हाथों में पहने हुए बड़े कंगन पर गया। उन सोने के कंगन पर लाल रंग की परत थी और बीच में ओम डिजाइन रूप में कई जगह अंकित थे। पूछने पर मुस्कान ने बताया, ये कंगन मेरे दोस्त दिव्या ने भिजवाए थे। दिव्या लंदन में रहती है और इसी गांव की है। जब मैंने दिव्या को फोन कर बताया था कि तुम्हारी पोस्टिंग उसके गांव में हुई है, तब वो बहुत खुश हुई। उसकी आंटी, जो कि हमारे पुराने मकान में कुछ दूरी पर रहती है, उन्होंने आकर ये कंगन मुझे दिए थे। हमारी शादी में वो नहीं आ पाई थी, इसलिए ये उपहार उसने भेंट किया था। ये सुन हर्ष बोला, उसने बिना वजह ये उपहार नहीं दिया। दिव्या जरूर ही यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में जानती है, इसलिए ये चमत्कारी कंगन तुम्हारे साथ यहाँ भिजवाए, जिसकी वजह से मेरी जान बची। ये सुनकर मुस्कान ने मन ही मन दिव्या का शुक्रिया अदा किया और सोने चली गई। हर्ष को पक्का यकीन था कि इस हॉस्टल और शैतान की गुत्थी दिव्या से बात करके ही सुलझ सकती है, क्योंकि दिव्या ही होटल की कर्ता धर्ता थी और ऊपर से ये कंगन वाली बात भी उस पर शक करने की वजह दे रही थी। सुबह होते ही मुस्कान की नींद खुल चुकी थी। उसने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई और फिर हर्ष को भी जगा दिया। दोनों मिलकर चाय का आनंद लेने लगे। हर्ष बोल पड़ा, आज पास के गांव में जाकर पूछताछ करता हूँ। हो सके गांव वालों को उस शैतान के बारे में कुछ खास जानकारी जरूर होगी। ये सुनकर मुस्कान बोल पड़ी, ठीक है,
पर पहले हम दोनों साथ में गांव के पुराने शिव मंदिर चलेंगे। कल ही हमारे ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत गुजरी है, तो भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर मैं भी तुम्हारे साथ गांव आऊंगी। इसी बहाने मेरा भी गांव घूमना हो जाएगा। ये सुन हर्ष मुस्कान को साथ ले जाने को राजी हो गया और दोनों ने मंदिर जाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ गांव में भी रात में हुई वाकये के बारे में खबर फैल चुकी थी। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि 5 लोगों ने उस शैतान का सामना हुआ, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए। आज से पहले जिसने भी उस शैतान का कहर झेला था, वो इस दुनिया में नहीं बच सका। गांव के लोगों को हर्ष और मुस्कान से मिलने की चाहत होने लगी। खासकर वो लोग मुस्कान से मिलना चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुस्कान के अंदर ही कोई दिव्य शक्ति है, जिस कारण शैतान उसे कुछ नहीं कर सका और भाग खड़ा हुआ। हर्ष और मुस्कान नहा धोकर मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन लिए। मुस्कान को हर्ष की सलामती की चिंता थी, इसलिए उसने पुजारी जी से कलावा अभिमंत्रित करवाकर हर्ष के कलाई पर बांध दिया। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित था और आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। दोनों इस नजारे को देखने लगे। दोनों नजारे का लुत्फ उठा ही रहे थे कि हर्ष के कानों में ड्रिलिंग होने की आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज सामने वाली पहाड़ी से आ रही थी। मंदिर के पुजारी से पूछने पर पता चला कि वहाँ सोने की खदान है। ये सुनकर हर्ष हैरान हो गया, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में तो यहाँ इस तरह की कोई खदान दर्ज ही नहीं थी। हर्ष को अब मामला समझ में आने लगा था। हो न हो इसी खदान की वजह से इंस्पेक्टर रोहन पर दबाव डालकर इस जगह से हटाया गया, क्योंकि हो सकता है वो इस खदान और यहाँ होने वाली मौतों के राज के करीब पहुँच रहा हो। जरूर इस खदान का उस मौतों से संबंध है। इस बात का हर्ष को पक्का यकीन था, मगर हर्ष अभी सीधे तौर पर कोई भी कार्रवाई से बचना चाहता था, वरना उसे भी रोहन की तरह हटा दिया जाता। हर्ष को शक हुआ कि किशोरी लाल इन सब में शामिल है, क्योंकि एक तो वो गांव का मुखिया है, ऊपर से रोहन को हटाने में भी उसका हाथ था। हर्ष और मुस्कान मंदिर में दर्शन के बाद गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। वो दोनों जहां भी जाते लोग घर से बाहर जमा हो जाते और उन्हें देखने लगते। कई लोग आकर मुस्कान को माला पहनाने लगे और उसके पैर छूने लगे। वो लोग उससे इस तरह बर्ताव कर रहे थे जैसे वो कोई देवी हो। हर्ष ने मौका देखकर कुछ लोगों से शैतान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, पर बात निकलते ही वो लोग चुप हो जाते और कोई कुछ बताने को तैयार ना होता। हर्ष ने जब देखा कि गांव के लोग मुस्कान को देवी समझ रहे हैं, तो उसे एक तरीका सूझा। उसने शैतान और उस सोने की खदान के बारे में ज्यादा जानने के लिए मुस्कान की मदद लेने की सोची और मन ही मन अपना प्लान बनाने लगा। कुछ देर बाद हर्ष ने मुस्कान को एक तरफ बुलाया और उसे सारी बात समझाई। उसने मुस्कान से कहा कि वो ऐसा बर्ताव करे कि जैसे सच में देवी का शक्तियां हैं, ताकि गांव वाले उससे ज्यादा घुल मिल जाएं। जब उनका विश्वास हासिल हो जाए तो बहाने से उस खदान और उस कैंची वाले शैतान का राज जानने की कोशिश मुस्कान को करनी थी। मुस्कान हर्ष का साथ देने को राजी हो गई और गांव के लोगों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगी। जैसे कैसे देवी ने मुस्कान को सपने में दर्शन दिए थे और कैसे कैसे चमत्कार उसने किया है और कैसे उसने बहुतों की जान बचाई है। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों को सच मानकर उससे अपनी निजी समस्या सुनाने लगे और समाधान बताने की गुजारिश करने लगे। मुस्कान ने कुछ सवालों के बनावटी जवाब दिए और फिर मौका देखकर गांव वालों से कैंची वाले शैतान और खदान के बारे में पूछ ही लिया। गांव की औरतों पर मुस्कान का ऐसा असर छाया कि उन्होंने उस शैतान के बारे में बता ही दिया। एक बूढ़ी अम्मा बोल पड़ी, ये शैतान ना जाने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है बेटी। हमें तो लगता है ये जो खदान है यही इस गांव के लिए मनुष्यत साबित हुई है। गांव में खदान मिलने के कुछ साल बाद ही गांव में शैतान का भी आगमन हुआ था। सोना चांदी सबको सुहाता भी नहीं है। जब गांव में कुछ नहीं था तब सब बहुत खुश रहा करते थे। अब पहले ये खदान मिली, फिर ये कॉलेज खुला और फिर ये खूनी शैतान अपनी हवस बुझाने यहाँ चला आया। हम सब इतना ही जानते हैं बेटी, पर अब तू आ गई है तो अपनी शक्तियों से
तू उसे भगा देना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत शांत हो गई। बूढ़ी औरत से हर्ष को ये पता चला था कि यहाँ सिर्फ हॉस्टल में ही मौत नहीं हुई है, बल्कि गांव में भी लड़कियां उस शैतान की हैवानियत का शिकार हो चुकी हैं। हर्ष को अब उस खदान के बारे में और जानकारी जुटानी थी, जिससे वो इन मौतों का और उस शैतान के राज का पर्दाफाश कर सकता था। हर्ष को खदान के बारे में मालूम हो गया है। ये बात किशोरी लाल तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत ही हर्ष को अपने मकान पर मिलने को बुलाया। हर्ष मुस्कान को कमरे तक छोड़कर किशोरी लाल से मिलने पहुंचा। किशोरी लाल का घर बहुत बड़ा था। बाहर से देखने में वो कोई महल के समान मालूम होता था। हर्ष के आते ही किशोरी लाल उसे एक कमरे में ले गए। ये कमरा भी घर के अनुरूप ही सजा हुआ था। हर्ष को तरह तरह के नाश्ते और भोजन पेश किए गए। अपनी शानो शौकत का प्रदर्शन करने के बाद किशोरी लाल हर्ष को ये खदान वाली राज की बात को अपनी तक सीमित रखने का प्रस्ताव किशोरी लाल ने दिया। इसके बदले में हर्ष को एक मोटी रकम भी पेश करने के साथ धमकी भी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो हर्ष का भी तबादला करवा दिया जाएगा। हर्ष ने अपने करियर में ऐसी स्थिति का सामना कई बार किया था। उसने सीधे तौर पर किशोरी लाल को मना करने की वजह सिर्फ इतना ही कहा कि वो इस बारे में सोचेगा और किशोरी लाल को शिकायत का मौका नहीं देगा। हर्ष एक ईमानदार अफसर था। किशोरी लाल के प्रस्ताव को वो स्वीकार कर ले ये हो ही नहीं सकता था। वो सिर्फ किशोरी लाल का ध्यान भटकाने के लिए उसे झूठी तसल्ली दे आया था। हर्ष मंदिर के पीछे स्थित खदान के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाता है। गांव से लौटते ही वो थाने जाता है और फिर वहां से एक बार फिर खदान की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो अच्छे से खदान की जांच कर सके। हर्ष कुछ ही देर में खदान के अंदर होता है। वो देखता है कि खदान काफी बड़ी है और उसमें काफी मात्रा में सोना उत्पादन हो रहा है। इस गांव में इतनी बड़ी खदान है और हमारे देश के अंदर ही इतने सोने का उत्पादन हो रहा है, ये देख हर्ष हैरान हो जाता है। इतना सोना गैर कानूनी तरीके से विदेश में सप्लाई कर दिया जा रहा है और सरकार को इस बारे में अब तक कोई खबर ही नहीं थी। किशोरी लाल जैसे गांव के रसूखदार लोग इस धंधे में शामिल हैं। ये बात अब पक्की हो गई थी। हर्ष ने ठान लिया था कि इन सभी के खिलाफ वो रिपोर्ट तैयार करेगा और एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर ये सारा धंधा बंद करवा देगा। हर्ष सफेद कपड़े में खदान के अंदर गया था, इसलिए मजदूर उसे गांव का ही कोई आदमी समझ रहे थे। यही वजह थी कि हर्ष आराम से खदान में घूम पा रहा था और किसी ने उसे रोका नहीं। हर्ष ने एक और बात गौर की। खदान के सभी मजदूर किसी नशे में होकर काम कर रहे थे। कोई एक भी अपने पूरे होश में नहीं था। हर्ष को इसके पीछे भी कोई न कोई साजिश लगी। हर्ष काफी देर तक खदान में घूमता रहा। वो आज पूरी खदान का जायजा ले लेना चाहता था ताकि एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सके। यहाँ मुस्कान गांव से लौटकर काफी दुखी हो गई थी। गांव वालों की बातों ने उसे भावुक कर दिया था। वो किसी भी तरह उनकी मदद करना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद वो खाना बनाने में जुट गई। घड़ी रात के 8 बजे का वक्त दिखा रही थी। मुस्कान को खाने की तैयारी किए हुए काफी वक्त बीत चुका था, पर अभी तक हर्ष लौटकर नहीं आया था। जब काफी वक्त बीत गया तो मुस्कान ने थाने में फोन लगाया। वहां से पता चला कि हर्ष दोपहर को ही मंदिर की तरफ गया था, पर अभी तक लौटकर नहीं आया था। ये सुनकर मुस्कान को घबराहट होने लगी। उसे किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। वो हर्ष को ढूंढने मंदिर की तरफ जाने के लिए निकली ही थी कि सामने उसे किशोरी लाल जी मिल गए। सारी बात जानने के बाद उन्होंने मुस्कान को इतनी रात गए उस तरफ जाने से रोक दिया और कहा कि हर्ष कहीं फंस गया होगा, पर सुबह तक लौट आएगा। किसी तरह मुस्कान को समझाकर किशोरी लाल ने उसे वापस घर भेज दिया। मुस्कान की आंखों से नींद गायब थी। पहले हर्ष का शैतान से सामना होना और अब उसका इस तरह अचानक गायब हो जाना उसकी चिंता बढ़ा रहा था। उसने निश्चय किया कि वो सुबह ही खदान में जाकर हर्ष को ढूंढेगी,
क्योंकि हो ना हो हर्ष खदान की ही छानबीन करने गया होगा। मुस्कान ये सब रात भर सोचती रही, पर थकान के कारण उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही सूरज की किरण मुस्कान के चेहरे पर पड़ी और उसकी नींद खुल गई। हर्ष अभी भी लौटकर नहीं आया था। अब मुस्कान से रहा नहीं गया और वो भागकर थाने गई। थाने में सिपाही ने हर्ष की जानकारी होने से मना कर दिया और बताया कि कल दोपहर को ही हर्ष मंदिर की तरफ गया था, तब से थाने नहीं लौटा। ये सुन मुस्कान मंदिर की तरफ भागी, क्योंकि उसको यकीन था कि हर्ष उस खदान में ही मिल जाएगा। मुस्कान मंदिर पहुंचकर नीचे की तरफ गई तो हैरान हो गई। वहां सोने की खदान का कोई वजूद ही नहीं था। वहां बस पहाड़ी पर कुछ मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। मुस्कान के पूछने पर उन मजदूरों ने वहां कोई सोने की खदान होने से इनकार कर दिया। अब मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल ही उसने और हर्ष ने वो खदान देखी थी, पर आज वहां सिर्फ बड़े बड़े पत्थर थे और हर्ष का भी कोई अता पता नहीं था। वो भागकर मंदिर में पुजारी को ढूंढने लगी, जिसने कल उन्हें खदान के बारे में बताया था। पर मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि आज पुजारी भी वहां मौजूद नहीं थे। वहां दर्शन करने आए एक ग्रामीण से पुजारी के बारे में पता करना चाहा तो उसने बताया कि इस मंदिर में कई सालों से कोई पुजारी है ही नहीं और गांव के लोग ही यहाँ की पूजा अर्चना करते आए हैं। ये सब सुनकर मुस्कान का दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। कल ही देखी हुई खदान आज गायब थी और हर्ष का भी कोई अता पता नहीं लग रहा था। परेशान होकर मुस्कान वही मंदिर में ही बैठकर रोने लगी। उसे आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे और उसे संभालने वाला भी वहां कोई नहीं था। मुस्कान वही मंदिर में बैठकर रोती रहती है और उसका रोना देखकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। मुस्कान गांव वालों को देखकर उनसे बार बार खदान के बारे में पूछती है, पर सभी का यही जवाब होता है कि इस गांव में ऐसी कोई खदान कभी थी ही नहीं। तभी मुस्कान को वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसने पहले उसे खदान के बारे में बताया था। मुस्कान बूढ़ी औरत से रोती हुई बोली, अम्मी, तुमने ही तो कल मुझे खदान के बारे में बताया था। आज ये सब खदान के वजूद को ही नकार रहे हैं। आप मुझे सच बताइए कि यहाँ की खदान कहाँ गई। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, जो दिख रहा है वो सच नहीं और जो सच है वो दिखेगा नहीं। मेरा गया तो अब तक ना आया, तेरा कैसे आएगा। ऐसी अजीब बात कर अम्मा जोर से हंसने लगी। गांव की औरत ने मुस्कान को बताया कि उन बूढ़ी औरत के पति भी 10 साल से गायब हैं, इसलिए वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। मुस्कान की तो हालत वैसे भी खराब थी, ऊपर से अम्मी की बात उसे और विचलित कर रही थी। वो और जोर से रोने लगी। मुस्कान रोए जा रही थी और गांव की औरतें उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये सब चल ही रहा था कि मंदिर के पास एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक महिला बाहर आई। उसने एक वेस्टर्न गाउन पहना हुआ था और आंखों पर बड़ा सा गोगल लगाया हुआ था। उसे देखते ही गांव के लोग एक एक कर सामने से उसे प्रणाम करने लगे। मुस्कान की नजर उस महिला पर पड़ी तो वो दौड़कर उसके गले लग गई और रोती हुई बोली, तू आ गई दिव्या मेरी दोस्त। पता है मैं इन अनजान लोगों में खुद को कितना अकेला महसूस कर रही थी। हर्ष का भी कुछ पता नहीं है यार, और यहाँ कोई मेरी बात का यकीन भी नहीं कर रहा। मुस्कान लगातार उस महिला से बोली जा रही थी। ये देख उसने मुस्कान को शांत कराया और उसे अपने साथ गाड़ी में गेस्ट हाउस उसके कमरे पर लेकर गई। ये महिला और कोई नहीं, गुलाब चंद कटारिया की बेटी दिव्या कटारिया थी। हॉस्टल की घटनाओं के बारे में वार्डन ने उसे फोन पर बता दिया था, इसलिए वो यहाँ लौटकर आई थी। दिव्या मुस्कान की अच्छी दोस्त थी। दोनों कुछ वक्त तक शिमला में साथ रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कमरे में पहुंचकर दिव्या ने मुस्कान को किसी तरह चुप कराया और उसे कुर्सी पर बिठाते हुए खुद बगल में बैठ गई। मुस्कान अब भी बेचैन थी। वो दिव्या से बोली, दिव्या, हर्ष का कल से कुछ पता नहीं है। वो खदान की तरफ गए थे, पर अब वहाँ खदान ही नहीं है।
मुझे डर लग रहा है कि कहीं हर्ष के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। तू तो इसी गांव की है और तूने मुझे वो चमत्कारी कंगन भी भिजवाया था जिससे एक बार हर्ष की जान बची थी। तू जरूर इस गांव के रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानती है। प्लीज मुझे बता कि ये सब क्या हो रहा है। मुस्कान दिव्या के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई इस गांव के राज के बारे में पूछने लगी। मुस्कान की बात सुन दिव्या बोली, मुस्कान तू चिंता मत कर, मैं आज इस गांव की सारी हकीकत तुझे बताती हूँ। कई वर्ष पहले यह गांव काफी खुशहाल हुआ करता था। प्राकृतिक सुंदरता तो यहाँ थी ही, साथ ही यहाँ की जमीन भी बड़ी उपजाऊ थी। गांव के लोग खेती करके अपना गुजारा बसर कर रहे थे। मेरे पिताजी इसी गांव के थे और गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने जियोलॉजी भूमि विज्ञान की पढ़ाई लंदन जाकर की और भारत आकर जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करने लगे। हम पुश्तैनी रईस थे पर पिताजी शौक के कारण ये नौकरी करते थे। उनका नाम देश के बड़े वैज्ञानिकों में शामिल था। एक बार वो छुट्टी में गांव आए हुए थे। मंदिर के पास वाली पहाड़ी पर एक दिन वो टहल रहे थे कि वहां से बहते झरने से पिताजी को कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो हैरान हो गए क्योंकि झरने में सोने के कुछ कण मौजूद थे। पिताजी ने अगले ही दिन अपने उपकरण वहां लगाए और उस पूरे इलाके की छानबीन की। छानबीन में उन्हें ज्ञात हुआ कि इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में सोने का बहुत ही बड़ा भंडार है। यहाँ मौजूद सोने की मात्रा इतनी थी कि सारे देश के सोने खदानों के सोने को मिलाकर भी यहाँ काफी ज्यादा था। नियम के अनुसार पिताजी को ये बात सरकार को बता देना था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना सोने को देखकर उनके मन में लालच हो गया। उन्होंने खुद ही इस सोने को निकालने की योजना बनाई। उन दिनों किशोरी लाल जी के पिता मदन लाल गांव के मुखिया हुआ करते थे। पिताजी ने उन्हें सारी बात बताई और मदन लाल को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। दोनों मिलकर जमीन से सोना निकालने की योजना पर काम करने लगे। सोने को निकालना आसान नहीं था। सारा सोना निकालने में कई वर्ष का वक्त लगेगा और उसके लिए पहले उस जमीन को खदान का रूप देना होगा। उसके लिए कई रिसर्चर को जमीन दिखानी पड़ती और कई तरह के उपयोग करने थे। पिताजी के पहचान के बहुत से लोग लंदन में भूविज्ञान के क्षेत्र में काम करते थे, पर समस्या ये थी कि बिना सरकार की नजरों में आए ये खदान बनाने का काम कैसे किया जाए। मदन लाल जी ने सुझाव दिया कि यहाँ पर बहुत से लोग कपड़े सिलने का काम करते हैं। उनका काम बहुत मशहूर है। उनकी कैंची हमारे काम आ सकती है। पिताजी को बात कुछ समझ नहीं आई तो मदन लाल ने कहा कि इस हुनर को बढ़ावा देने के नाम पर एक फैशन डिजाइनिंग का कॉलेज खुलवा देते हैं और छात्रों के लिए एक हॉस्टल भी बनवा देते हैं। फैशन कॉलेज के ज्यादातर छात्र विदेश से ही आएंगे। उनके भेष में हमारे रिसर्चर भी हॉस्टल में रहकर खदान का काम देख सकेंगे। ऐसा करने से अंग्रेज सरकार की नजरों से भी बचा जा सकता है और फैशन डिजाइनिंग कॉलेज के नाम पर सरकार से अनुदान लेकर वो राशि हमारे रिसर्च के लिए भी खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह इस गांव में इस मशहूर गुलाबचंद कॉलेज और फैशन डिजाइनिंग की नींव पड़ी और कॉलेज के साथ छात्रों के लिए भी उस हॉस्टल का भी निर्माण कराया गया। इतना बताकर दिव्या रुक गई क्योंकि उसका फोन बज उठा था। लंदन से उसकी कर्मचारी ने ये जानने के लिए फोन किया था कि वो सही सलामत इंडिया पहुंच गई थी कि नहीं। दिव्या कुछ देर फोन पर ही व्यस्त थी और यहाँ मुस्कान को उस कॉलेज के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ रही थी। दिव्या का फोन पर बात करना खत्म हुआ तो मुस्कान उससे आगे की बात बताने को कहने लगी। तब दिव्या ने आगे बताना शुरू किया। हॉस्टल के खुल जाने से पिताजी और मदन लाल को अपने काले कारनामे छुपाने का अड्डा मिल चुका था। सोने की खदान का काम देखने के लिए पिताजी के पहचान के कई डिजाइनर गांव आने लगे। वो लोग डिजाइनिंग के प्रोफेसर बन के आते और आराम से हॉस्टल में रुकते। ऐसे ही एक ट्रिप में पिताजी के पहचान के बहुत बड़े भूविज्ञानिक प्रोफेसर सैम अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव आए। इन्हीं दोस्तों में मेडिकल रिसर्च करने वाले
डॉक्टर डेंग भी शामिल थे। गांव वालों की नज़रों में डेंग लंदन के मशहूर फैशन डिजाइनर थे, क्योंकि यही जानकारी उनके बारे में सबको बताई गई थी। मदन लाल ने इस ग्रुप की खातिरदारी की जिम्मेवारी भूरा लाल नाम के एक आदमी को सौंप दी। भूरा लाल पेशे से दर्जी था। उसके पिताजी भी यूं तो दर्जी थे, पर वो काली शक्तियों की साधना भी किया करता था। भूरा लाल भी कभी कभी इन साधनाओं को सीखने की कोशिश करता। भूरा लाल बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बिना अपना फायदा जाने कोई भी काम नहीं करता था। इन विदेशियों की सेवा में लगने में भी उसका उद्देश्य ये था कि डॉक्टर डेंग, जिसे वो मशहूर डिजाइनर समझ रहा था, उनसे सिलाई के कुछ हुनर सीख ले, ताकि उसका भी नाम शहर में हो और उसकी दर्जी की दुकान चल निकले। हॉस्टल में विदेश से आए ये रिसर्चर आते तो खदान के काम के लिए थे, पर हॉस्टल में इनकी रात रोज रंगीन हुआ करती थी। रात भर वो शराब और उनकी अय्याशी चलती। मदन लाल उनके लिए कभी शहर से किसी बाजारू औरत को बुलाता या कभी कभी गांव की ही किसी लड़की को बहला फुसलाकर इन हफ्सियों के आगे कर दिया जाता। इन लोगों के लिए विशेष कमरे का इंतजाम हॉस्टल में था, जो कि छात्र और असली छिछाव के कमरों से हटकर कोने में स्थित था, जिससे किसी को भी इनके भेद के बारे में पता ना चले। डॉक्टर डेंग वैसे यहाँ पर डिजाइनर बनकर रह रहे थे, पर असल में उनका काम मेडिकल रिसर्च का था। कई बार पैसे की लालच में वो ऐसी दवा पर रिसर्च करते जिसकी अनुमति सरकार से नहीं होती। डेंग ने हाल ही में एक नई दवाई पर रिसर्च की थी। डेंग के अनुसार इस दवा के इंजेक्शन को लेने वाले व्यक्ति में आजीवन यौन ताकत बनती रहेगी और बढ़ती उम्र बेड पर उसके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं ले पाएगी। मतलब आदमी अपने 18 वर्ष में हो या 80, उसका संभोग एक सामान्य होगा। डॉक्टर का भूवैज्ञानिकों के साथ इस गांव में आने का मकसद यही था कि वो गांव के किसी सीधे साधे व्यक्ति को बुलाकर उस पर अपनी दवा का असर परख सके। भूरा लाल अपने फायदे के लिए डॉक्टर डेंग की चापलूसी करता रहता, इसलिए डॉक्टर को वही सही शिकार लगा। एक दिन सभी लोग हॉस्टल में अपनी पार्टी में मस्त थे। उस दिन मदन लाल ने गांव की एक गरीब कुंवारी लड़की को बुलाकर इनके कमरे में भेजा था। भूरा लाल सभी को शराब पेश कर रहा था। डॉक्टर डेंग ने मौका देखकर भूरा लाल को कहा कि आज इस लड़की के कुंवारेपन को भोगने का मौका तुम्हें मिल सकता है, पर उसके लिए मेरा एक काम तुम्हें करना होगा। भूरा लाल तो ये सुनकर बावला हो गया और डेंग की शर्त मानने को तैयार हो गया। डेंग ने भूरा लाल से कहा कि लंदन के उसके डॉक्टर मित्र ने एक यौन बंधक दवाई बनाई है, उसका इंजेक्शन भूरे को लेना है ताकि सब उस दवा का प्रभाव देख सकें। भूरा लाल तो पहले से तैयार था, उसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। डेंग ने वो इंजेक्शन भूरा लाल को लगाया और 1 घंटे बाद सबके सामने उस कुंवारी लड़की से संभोग करने को कहा। दवा का असर भूरा पर हो चुका था। उसके अंग का आकार सामान्य से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। दवा का असर इतना खतरनाक हुआ कि भूरा लाल ने लड़की के वैसीपन की सारी हद पार कर दी। वो कमसीन लड़की इतना दर्द सहन न कर पाई और उसकी आंख बाहर आ गई और वो बेहोश हो गई थी। इतने पर भी भूरा लाल रुक नहीं रहा था। सबने मिलकर किसी तरह उसे उस लड़की से दूर किया और भूरा लाल को घर भेज दिया। कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था। भूरा लाल अपनी दर्जी की दुकान संभालता और खाली वक्त हॉस्टल में विदेशी मेहमानों की सेवा करता। एक दिन भूरा लाल को पिताजी ने शाम के वक्त हॉस्टल किसी काम से हॉस्टल में बुलाया था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। आसमान में पूरे आकार में चांद लाल रंग में दमक रहा था। इसे ही कुछ लोग ब्लड मून या सुपर मून कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कई तरह के नेगेटिविटी एनर्जी का प्रभाव वातावरण में होता है और काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। भूरा लाल अपनी दुकान बंद कर हॉस्टल के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी पुश्तैनी कैंची भी साथ में रखी थी ताकि हॉस्टल पहुंचकर विदेशियों से कुछ हुनर सीख सके। वो जंगल के रास्ते हॉस्टल के लिए आगे बढ़ने लगा। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आने से उसके अंदर कई तरीके की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई। भूरा लाल के शरीर में मौजूद दवा में इस ऊर्जा के कारण प्रतिक्रिया होने लगी।
इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भूरालाल के अंदर बहुत तेज यौन उत्तेजन उठने लगी। उसे ऐसे लगने लगा कि उसने अपनी हवस जल्द शांत नहीं की तो उसका शरीर तपकर जल उठेगा। वो इस अग्नि में जल रहा था कि तभी ठाकुर परिवार की छोटी लड़की नीलिमा वहां से गुजर रही थी। नीलिमा का 16 वर्ष का जवान जिस्म को देखकर भूरा से रहा नहीं गया। उसने अपनी कैंची नीलिमा के गले पर तान दी और उसे जंगल के अंदर सुनसान जगह पर ले गया। भूरालाल इतना उत्तेजित था कि उसने नीलिमा के जिस्म से पल भर में ही सारे कपड़े नोच डाले और उसके नाजुक बदन को बड़े ही भयानक तरीके से भोगने लगा। नीलिमा कम उम्र की थी, ऐसी क्रूरता उसका शरीर सह नहीं सका और उसकी जुबान बाहर आ गई और आंख फट गई। इस दुष्कर्म से उसके प्राण के परखच्चे उड़ चुके थे। भूरालाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो नीलिमा के मृत्यु शरीर से भी घंटों अपनी गर्मी शांत करता रहा। नीलिमा समय पर घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों को चिंता हुई और उसके पांचों भाई मशाल लेकर उसे ढूंढने जंगल की तरफ आ गए। थोड़ा आगे आने पर उन्हें जंगल के अंदर से आवाज सुनाई पड़ी जो कि भूरालाल के हाफने से उसके मुंह से निकल रही थी। वहां जाने पर नीलिमा के भाइयों ने भयानक दृश्य देखा। नीलिमा का मृत्यु शरीर बिना कपड़ों के सामने था और भूरालाल उसके शरीर को रौंदते जा रहा था। ठाकुर के लड़कों ने भूरालाल को पकड़ लिया और सारे गांव वालों को वहां बुला लिया। नीलिमा की शव की बुरी हालत देखकर सभी को बहुत क्रोध आया। गुस्से में सभी ने भूरा को उस जंगल के बीच में ही जामुन के पेड़ से बांध दिया और उसे वहीं पर जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद भेद खुलने के डर से डॉक्टर डैंग का ग्रुप हॉस्टल छोड़कर वापस लौट गया, पर भूरालाल के पिताजी को अपने इकलौते बेटे की मौत ने क्रोधित कर दिया था। भूरालाल की मौत के कुछ दिन बाद उसके पिताजी एक रात उसी जामुन के पेड़ के पास पहुंचे जहां पर भूरालाल जलाया गया था। वहां भूरालाल की जली हुई अस्थियां मौजूद थी और साथ ही पड़ी हुई थी उसकी पुश्तैनी कैंची जो चांदनी रात में चमक रही थी। भूरे के पिता ने कुछ मंत्र पढ़े और साधना के बल पर हासिल की हुई अपनी सारी काली शक्तियां उस कैंची में सम्माहित कर दी। फिर उन्होंने तंत्र विद्या के द्वारा भूरालाल की आत्मा का आवाहन किया और उसकी आत्मा को भी कैंची में मौजूद अपनी सारी शक्तियां का स्वामी बना दिया। ये सारी क्रिया करने के बाद भूरालाल के पिताजी ने उसकी आत्मा से अपनी मौत का बदला लेने का आदेश दिया और खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। मुस्कान ये कहानी सुनकर भौचुक रह गई। उसे इस तरह शांत देख दिव्या ने कहा, तुम सही सोच रही हो, भूरालाल ही वही हफ्सी कैंची वाला शैतान है। यौन उत्तेजित हालत और नाखुश कामना में मरने के कारण उसकी आत्मा अभी ऐसी ही कामग्रस्त है, इसलिए आज भी वो पहले लड़कियों के साथ घिनौनी तरह से अपनी काम वासना शांत करता है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। खदान और हर्ष का रहस्यमयी ढंग से गायब होने के पीछे उस शैतान की तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव है। अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसने गांव वालों को भी वश में कर रखा है, इसलिए कोई भी तुम्हें खदान का सच नहीं बता रहा था। मेरे पिता की मौत के बाद मदन लाल ने खदान पर अपना हक कायम किया और मुझे विरासत में केवल ये कॉलेज और हॉस्टल का अधिकार मिला। खदान का रहस्य छुपाने के लिए किशोरी लाल भी किसी के सामने इस गांव का रहस्य खुलने नहीं देता। ये सब सुनकर मुस्कान बोली, इस भयानक शैतान को हराने का कोई तो तरीका होगा। उस कंगन के बारे में तो बताओ जिसकी शक्तियों ने पिछली बार हर्ष की जान बचाने में मेरी सहायता की थी। ये सुनकर दिव्या बोली, उस शैतान की आत्मा को कैंची की शक्तियां मिलने के बाद उसने सबसे पहले बदले की भावनाओं से उस ठाकुर खानदान के ही दूसरी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसके घर की बेटियां रात में अचानक गायब हो जाती और सुबह उनका मृत्यु शरीर नग्न अवस्था में मिलता, जिसके पेट में छेद होते जो कैंची के आर पार जाने के कारण थे। ठाकुर लोगों ने अपने घर की बाकी बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए
हिमाचल में तपस्या करने वाले एक महात्मा संत बाबा परमानंद से संपर्क किया। बाबा परमानंद एक त्रिकाल दृश्य संत थे। ठाकुर परिवार के अनुरोध पर वो इस गांव पधारे। अपने तप बल से उन्होंने सारा मामला समझ लिया, पर उस शैतान के पास तंत्र साधना से इतनी शक्तियां इकट्ठी हो चुकी थी कि बाबा के लिए भी उसे हराना मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपनी शक्तियों से उत्पन्न कर ठाकुर परिवार को और मुझे कुछ आभूषण दिए। कहा कि इसे धारण करने से वो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तुम्हारे हाथ के कंगन और मेरे गले में पहनी हुई सोने की चैन बाबा का ही आशीर्वाद है। बाबा उस शैतान के तांडव को पूरी तरह रोक तो नहीं सके, पर उन्होंने अपने प्रभाव से शक्तियां की गतिविधियां जंगल तक सीमित कर दी। वो गांव के बाहर मौजूद ऊंची पहाड़ी पर अपना आश्रम स्थापित कर वहीं तपस्या करने लगे ताकि उस शैतान का खात्मा का उपाय ज्ञात हो सके। उनके प्रभाव के कारण ही शैतान भूरा लाल गाँव में नहीं आ सकता, पर अगर रात में चांद की रोशनी में कोई स्त्री अगर जंगल की सीमा में दाखिल होती है, तब भूरा लाल की काम वासना भड़क उठती और वो उसका शिकार कर लेता है। यही उस शैतान भूरा लाल का रहस्य है, जो इस गांव का श्राप बन चुका है। इतना बताकर दिव्या ने आगे कहा, अगर हर्ष को उस शैतान के चुंगल से छुड़ाना है तो हमें बाबा परमानंद के आश्रम जाना होगा। एक वही हैं जो हमें इस बला से बचाने का उपाय बता सकते हैं। ये सुनकर मुस्कान को राहत महसूस हुई कि कोई तो जरिया है जिससे वो हर्ष को वापस पा सकती है। दोनों ने सुबह होते ही बाबा से मिलने का निश्चय किया और सोने चले गए। मुस्कान को तो नींद नहीं आ रही थी, उसे बस हर्ष की चिंता थी और सुबह होने का इंतजार। सुबह होते ही मुस्कान और दिव्या तैयार होकर बाबा परमानंद के आश्रम के लिए निकल गए। हर्ष को वापस पाने के लिए मुस्कान की वो आखिरी उम्मीद थी, इसलिए मुस्कान सीधा ही आश्रम पहुंचना चाहती थी। बाबा परमानंद का आश्रम गांव के बाहर ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। दिव्या और मुस्कान को पहाड़ी की चढ़ाई में लगभग 2 घंटे बीत गए, तब कहीं जाकर वो आश्रम के द्वार पर पहुंच पाए। बाबा के कुछ शिष्यों ने उनका स्वागत किया और बाबा के पास उन्हें ले गए। बाबा परमानंद एक चट्टान पर स्थिर होकर ध्यान मगन थे। इन दोनों की आने की आहट सुन वो ध्यान से बाहर आए और दिव्या को पहचानते हुए उससे यहाँ आने का कारण जानना चाहा। बाबा यूं तो त्रिकाल दृष्टि थे, पर कामयाब पुरुष हर छोटी बात में अपनी सिद्धियां का उपयोग नहीं करते। दिव्या ने हर्ष का गायब होना और हॉस्टल में हुई दोनों मर्डर के बारे में पूरी बात बाबा के समक्ष रख दी। दिव्या की बात पूरी होने पर मुस्कान बाबा के चरणों में गिर गई और हर्ष को वापस लाने का मार्ग बताने को रोती हुई अनुरोध करने लगी। बाबा ने मुस्कान के मस्तक पर हाथ रखकर अपनी शक्तियों से उसका भविष्य देखने का प्रयास किया, परंतु उनके अंदर कोई तस्वीर नहीं उभरी। ऐसी पहली बार हो रहा था कि बाबा की त्रिकाल दृष्टि सीधा विफल हो रही थी। ये देखकर बाबा हैरान रह गए और मुस्कान से बोल पड़े, बेटी तू एक अनोखी कन्या है, तुझमें कुछ तो खास बात है, और रही तेरी समस्या की बात तो उसका हल भी बड़ा ही जटिल और कठिन है। ये सुनकर मुस्कान बोली, मुझे कठिनाइयों की चिंता नहीं है, जो भी उपाय हर्ष को वापस ला सके वो मैं अवश्य करूँगी, आप बस मुझे वो बताने की कृपा करें। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये शैतान जिसने तेरे पति को बंधक बनाकर रखा है वो बड़ा ही शक्तिशाली है। उसके पास काली शैतानी शक्तियां का अंबार है। मुझे इतने वर्ष तपस्या करना पड़ा, तब जाकर उसकी मृत्यु का मार्ग मुझे ज्ञात हो सका। बाबा, उस शैतान की मृत्यु का मार्ग क्या है? कैसे इस गांव को उससे मुक्ति मिल सकती है? दिव्या ने जिज्ञासा होकर पूछ लिया। बाबा बोले, उस शैतान की मौत का मार्ग ज्ञात होते हुए भी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। उस शैतान भूरा लाल की कुंडली और भाग्य रेखा के अनुसार उसकी दुष्ट आत्मा का खात्मा और उसका काला साम्राज्य केवल उस शैतान भूरा लाल का अंश द्वारा ही संभव है। उस शैतान का कोई अंश ही इस गांव को उसके आतंक से मुक्त करा सकता है। ये सुनकर मुस्कान और दिव्या दोनों के मुख पर निराशा छा गई। उस भूरा लाल के परिवार के बारे में इस समय किसी को कोई जानकारी नहीं थी।
ऐसे में उस शैतान का अंश कहां से आ सकता है? यही उन दोनों की चिंता का कारण था। दोनों आश्रम से अपने कमरे लौट आए। कमरे में आकर मुस्कान एक बार फिर रोने लगी। हर्ष को वापस पाने की आस उसको बाबा से थी। बाबा ने उपाय भी बताया पर वो किया नहीं जा सकता। इसलिए मुस्कान को लगा कि उसने हर्ष को हमेशा के लिए खो दिया। मुस्कान का रोना चालू ही था कि कमरे का फोन बज उठा। दिव्या ने फोन रिसीव किया तो सामने से मुस्कान की माँ बोल रही थी। दरअसल जब हर्ष और मुस्कान भवानीपुर के लिए निकले थे तब मुस्कान की मम्मी धार्मिक यात्रा पर गई हुई थी। आज वापस आने पर मुस्कान के पिता से उन्हें उसकी भवानीपुर में रहने का पता चला। ये बात पता चलते ही उसकी मां ने तुरंत घबराते हुए मुस्कान को फोन लगा दिया था। दिव्या ने मुस्कान की मां को हर्ष के गायब होने और मुस्कान की हालत के बारे में जानकारी दी और साथ में बाबा से मुलाकात, उनके द्वारा बताए गए समाधान के बारे में भी बताया। ये सब सुन मुस्कान की मां ने मुस्कान से बात करने को दिव्या से कहा। मुस्कान अपने को संभालती हुई फोन पर आई तो मुस्कान की मां बिमला देवी ने सबसे पहले कहा कि मुस्कान बेटा चिंता मत करो, हर्ष वापस जरूर आएगा। ये सब सुन मुस्कान गुस्से से बोली, माँ मुझे झूठी तसल्ली मत दो। आपने बाबा के द्वारा बताए गए समाधान सुना? ये रास्ता किसी काम का नहीं है और शैतान का खात्मा नामुमकिन है। ये सुन माँ बोली, बेटी मैं तुझे आज तेरी जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी राज की बात बताती हूँ। आज से 21 वर्ष पहले एक बार जून के महीने में माँ कामाख्या देवी के मंदिर दर्शन करने गई थी। हमारा पूरा 10 दिन तक वहाँ रुकने का क्रियाक्रम था। इन्हीं दिनों यहाँ अम्बुबाची मेला लगा हुआ था। वहाँ मेरी मुलाकात जानकी देवी नाम की एक महिला से हुई। कामाख्या क्षेत्र तांत्रिक साधनाओं का प्रमुख क्षेत्र है। जानकी उस क्षेत्र की सबसे बड़ी तंत्र साधिका। विनोदिनी के अंतर्गत मैं वहाँ तरह तरह के साधना करती। जानकी पेट से थी पर विनोदिनी द्वारा बताई हुई कठिन से कठिन तंत्र क्रिया मंत्र जाप वो सरल से कर लेती। मेरी जानकी से दोस्ती हो चुकी थी। जानकी ने बातों बातों में अपनी दुख भरी दास्तां मुझे सुनाई। वो मनाली के गांव भवानीपुर से भागकर आई हुई थी। भागने का कारण ये था कि उसका पति शैतान का साधक था और अपनी काली शैतानी शक्तियों से जानकी की कोख में पल रहे बच्चे को भी शैतानी शक्तियों का साधक बनाने की प्रेरणा कोख में रहते हुए ही दोनों चाहता था। उसका मानना था कि अगर कोख में ही बच्चा उन तंत्र शक्तियों के प्रभाव में रहेगा तो बड़ा होकर उचित कोटि की तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। जानकी कामाख्या देवी की एकमात्र पुजारी थी। वो इन शक्तियों की काली छाया अपने बच्चे पर नहीं पड़ना देना चाहती थी। इसलिए वो यहाँ कामाख्या शक्तिपीठ चली आई थी। यहाँ देवी की भक्ति और सकारात्मक शक्तियाँ की उपासना करके वो उस बच्चे के बाप द्वारा गर्भ किए गए विफल करना चाहती थी। एक दिन कामाख्या मंदिर में वो मंत्र जाप कर रही थी कि उसे प्रसव वेदना हुई। उसके गर्भ पर हुई शैतानी प्रयोग के कारण ये पीड़ा तेज होती गई। उसने कड़ी मशक्कत के बाद एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म होते ही जानकी की हालत बिगड़ने लगी। उसे ज्ञात हुआ कि उसका अंत निकट है। उसने मुझे अपने पास बुलाया और अपने नवजात कन्या को मेरी गोद में थमा दिया। उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी मुझे सौंपकर जानकी परलोक सिधार गई। मैंने उस बच्ची को अपना तो लिया पर उस पर काली शक्तियों का बुरा प्रभाव ना पड़े ये चिंता मुझे थी। मैंने विनोदिनी के सामने ये चिंता जाहिर की तो विनोदिनी ने कहा, इस कन्या पर देवी की कृपा दृष्टि है। इसका जन्म कामाख्या शक्तिपीठ में होने के चलते इसके ऊपर की सारी बाधा दूर हो गई। इसकी माँ ने इसके गर्भ में रहते हुए अनेक देवी का साधना की थी। उन साधनाओं की सिद्धि विरासत के रूप में इस कन्या को मिलेगी। इस कन्या का जन्म खास मकसद के लिए हुआ है। विनोदिनी ने मुझे मंदिर से कामिया सिंदूर देते हुए कहा कि इस कन्या की शादी के समय इसी सिंदूर से इसकी मांग भरी जानी चाहिए। शादी के बाद जब कभी भी ये कन्या इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाएगी
और देवी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करेगी, उसके अंदर मौजूद देवी का शक्तियाँ जागरूक हो जाएंगी, जिसके बाद ये कन्या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी शैतानी शक्तियों का सामना करने में सक्षम हो जाएगी। कोई भी शैतान साधक इसके सामने नहीं टिक पाएगा। विनोदिनी ने अपने आशीर्वाद स्वरूप इस कन्या का नाम दिया मुस्कान और मुझे आदेश दिया कि इस लड़की की शादी इसके ही नाम के समार्थी नाम के लड़के के साथ इसका विवाह संपन्न करवाना। ये सब सुनकर मुस्कान अचंभित रह गई और अपनी माँ से फोन पर बोली, ये क्या बोल रही हो माँ? इसका मतलब मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? इतने सालों में आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने आपको कितनी बार तकलीफ पहुँचाई, पर आपने मुझे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है। पर एक बात बताओ, मेरी जानकी माँ की बेटी होने से उस शैतान का खात्मा कैसे होगा? माना कि कामिया सिंदूर लगाना और देवी की मंत्र से मुझे देवी का शक्तियाँ प्राप्त होंगी, परंतु उस शैतान का अंत तो केवल उसका ही अंश कर सकता है। मुस्कान, तुम उस शैतान की ही अंश हो। बिमला देवी ने सबसे बड़ा विस्फोट कर दिया और आगे बोली, हाँ मुस्कान, वो दुष्ट हैवान भूरा लाल ही जानकी देवी का पति है और तुम्हारा असली बाप भी। उसी की मारपीट से बचने के लिए जानकी देवी कमखई शक्तिपीठ आई थी। मुस्कान को आज झटके पर झटके मिल रहे थे। उसके जीवन का सबसे बड़ा सच आज उसके सामने था। मुस्कान की माँ का फोन कट हुआ तो दिव्या मुस्कान के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर पूछने लगी कि माँ ने क्या कहा। इस पर मुस्कान खुद को संभालती हुई बोली, हमें शैतान के जिस अंश की तलाश थी वो तुम्हारे सामने है दिव्या। तुम सही समझ रही हो, मैं उस शैतान की ही संतान हूँ, उसका इकलौता जीवित अंश। फिर मुस्कान ने पूरी बात विस्तार से दिव्या को बताई। दिव्या ने मुस्कान से कहा, तो क्या हुआ कि वो तुम्हारे बाप हैं, तुम्हें ही उसका अंत करना होगा, क्योंकि एक तुम ही हो जो उसकी शक्ति का मुकाबला कर सकती हो। जिसने न जाने कितने घरों की बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया, उसका अंत उसके ही सगी बेटी के हाथों हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कुदरत ने शायद उसके लिए यही सजा मुमकिन की है। मुस्कान, अब ये प्यारी गुड़िया बनना रहना छोड़ो, अपने शैतान बाप का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि अब तुम अपार देविका शक्तियों की स्वामी बनने वाली हो। अपने कलेजे को मजबूत करोगी तभी हम तुम्हारे हर्ष को उस शैतान के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। मुस्कान और दिव्या आज सुबह से ही अपनी तैयारी में लग गई। उन्हें आज एक खौफनाक शैतान का सामना करना था। दिव्या ने सुबह बाबा परमानंद के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दी थी। बाबा परमानंद ने दिव्या को आज रात ही किसी तरह उस शैतान का खात्मा करने को कहा, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात काली शक्तियाँ प्रबल होती हैं और ऐसे में उस रात कई तरह की साधना इन शक्तियों के अवधारक करती हैं। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि आज भूरा लाल भी शैतान के सामने उच्च कोटि की साधना करने जा रहा है। इस साधना के अंत में वो शैतान के सामने हर्ष की बलि देगा। शैतान को बलि अर्पण होते ही भूरा लाल की आत्मा को और बेहिसाब शक्ति प्राप्त हो जाएंगी। फिर उसका अंश यानी मुस्कान भी उसका अंत न कर सकेगी। हर्ष और गांव वाले के जीवन को बचाने का एक ही उपाय था कि मुस्कान अपने शैतान बाप को उसकी आज की साधना करने से पहले ही अपनी दिव्य शक्तियों से खत्म कर दे। बाबा परमानंद ने आश्वासन दिया कि वो माँ कामाख्या का हवन प्रारंभ कर रहा है और उसकी शक्तियाँ भी मुस्कान की सहायता करेंगी उस शैतान से भिड़ने में। बाबा की शक्तियों का सहयोग और माता रानी के आशीर्वाद से इस मुसीबत का अंत जरूर होगा। बाबा की बात सुनकर दिव्या को भी घबराहट होने लगी, क्योंकि अगर आज मुस्कान इस शैतान का खात्मा नहीं कर पाई तो फिर इस गांव के सभी लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ज्यादा शक्तिशाली भूरा लाल इन गांव वालों पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दिव्या को बाबा के आश्रम से लौटने तक शाम हो चुकी थी। कुछ ही देर में अमावस की काली रात शुरू होने को थी। दिव्या ने मुस्कान को सारी बात बताई तो एक बार उसका भी मन घबरा गया। वक्त कम था, दोनों ने तुरंत खदान की तरफ निकलने का फैसला किया। मुस्कान ने सुबह ही विवाह के समय मिली खामिया सिंदूर की डिब्बी बाहर निकालकर अपने पास रख ली थी। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था और अंधेरे का वजूद
जंगलों को अपने आगोश में लेते जा रहा था। थोड़ी ही देर में मुस्कान और दिव्या मंदिर के पास वाली पहाड़ी पर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने पर उन्हें आज भी कहीं खदान का नामो निशान नहीं दिख रहा था। दिव्या ने मुस्कान की तरफ देखा, जल्दी कुछ उपाय सोचने को कहा क्योंकि वक्त बीतते जा रहा था और उसके साथ हर्ष के जीवन पर खतरा भी बढ़ते जा रहा था। मुस्कान ने अपनी माँ से कही बात का स्मरण किया और कामिया सिंदूर के डिब्बी से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लिया। फिर अपनी माँ के द्वारा बताए गए मंत्र का आंख बंद करके पाठ करने लगी। मंत्र चरण करने से सिंदूर जागरूक हो गया और मुस्कान अपने अंदर देविका शक्तियों का कंपन महसूस करने लगी। दिव्या ने देखा कि मुस्कान के चेहरे पर एक दिव्य तेज उभार आया है। उसकी आंख अग्नि के समान मालूम हो रही है। मुस्कान ने मंत्र चरण बंद करे दो बड़ी पहाड़ियों के बीच क्रोध के भाव से देखा। उसकी आंखों से दिव्य ज्योति निकली और इन पहाड़ियों से जा टकराई। ज्योति के टकराने से दोनों पहाड़ तेज आवाज के साथ फट पड़े और उनके फटते ही बीच से खदान का दरवाजा दिखाई देने लगा। खदान के सामने आते ही मुस्कान ने दिव्या का हाथ पकड़ा और दोनों खदान में प्रवेश कर गई। दिव्या मुस्कान की शक्तियों का प्रभाव देख निश्चिंत हो गई थी, पर खुद एक बड़ी गलती कर बैठी थी। घर से निकलते समय मुस्कान और दिव्या ने स्नान किया था और बाबा द्वारा दिए आभूषण यानी कंगन और चैन को उस समय उतार दिया था, पर जल्दीबाजी में उन्हें वापस धारण करना भूल गई। मुस्कान तो दिव्य शक्ति से लैस थी, पर दिव्या सुरक्षा विहीन ही उस खदान में चली गई जो शैतान भूरा लाल का अड्डा था। खदान के भीतर जाते ही उन्हें सुंदरता का एहसास हुआ। थोड़ा भीतर और जाने पर उन्हें सुरंग का जाल चारों तरफ दिखने लगा। इन सुरंगों की दीवार सुनहरे रंग की थी जो चांद की मध्यम सी भीतर आती रोशनी के कारण चमक रहे थे। मुस्कान और दिव्या के कानों में ऊंची आवाज में हो रही तांत्रिक मंत्र के स्वर गूंजने लगे। ये आवाज भूरा लाल की थी जिसने अपनी अमावस्या की साधना आरंभ कर दी थी। दोनों लड़कियां आती हुई आवाज की दिशा में एक सुरंग के अंदर आगे बढ़ती गई। सुरंग के अंत में उन्हें गोलाकार समतल जगह दिखाई दी। उस जगह का नजारा भयावह था। पत्थर के एक स्तंभ पर हर्ष नग्न अवस्था में बंधा पड़ा था। उसे अपना होश ही नहीं था। उसकी दाहिनी तरफ काला पत्थर का एक विशाल विचलित पत्थर था। उस काले पत्थर की मूर्ति का मुख भी भयानक दिखाई पड़ रहा था। उस मूर्ति के खुले मुंह से लाल रंग की लंबी जुबान बाहर की ओर लटक रही थी। उस मूर्ति के सामने हवा में कैंची लहरा रही थी, जैसे कि वो हवा में ही नृत्य कर रही हो। वहीं से मंत्रों की ध्वनि भी आ रही थी। मुस्कान ने अपनी आंखें कुछ देर बंद की और माँ कामाख्या का ध्यान किया। फिर जब आंख खोली तो वो सूखा लाल हो चुकी थी। मुस्कान ने जब उस कैंची की तरफ नजर घुमाई तो अपनी दिव्य दृष्टि से वो अपने दुष्ट हैवान बाप को साफ देख पा रही थी। जलने से मृत्यु होने के कारण उसका देह पूरी तरह से काला हो गया था। उसका कद सामान्य व्यक्ति से काफी ऊंचा था और वो निर्वस्त्र अवस्था में कैंची हाथ से लहराता हुआ नृत्य कर रहा था और साथ में विचित्र मंत्रों का जाप उसके मुंह से जारी था। मुस्कान ने तेज स्वर में कहा, ओ दुष्ट व्यक्ति, तेरा खेल खत्म हुआ। अब अपना पंखड़ा बंद कर और अपनी दर्दनाक अंत का सामना करने के लिए तैयार हो जा। मुस्कान के स्वर में उत्पन्न कंपन से गुफा की दीवार भी हिलने लगी। मुस्कान ने अपने हाथों के इशारे से एक बड़े पत्थर को शैतान की तरफ उछाल दिया। भूरा लाल मुस्कान को देखकर अचंभित था कि ये लड़की उसको देख सकने में कैसे सक्षम है, पर उस पर आता हुआ पत्थर को देख वो सतर्क हुआ और अपनी कैंची की ऊर्जा की एक किरण उत्पन्न की जो कि उस पत्थर से जा टकराई और उसे नष्ट कर दिया। ये देख भूरा लाल जोर से आहट करता हुआ बोला, लड़की, तुझको शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई ये तो मैं नहीं जानता, पर तू मेरी शैतानी ताकत के सामने नहीं टिक पाएगी। बेहतर होगा कि तू यहाँ से चली जा और अपने साथ आई इस कली को मेरे लिए छोड़ दे, तो फिर मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। मुस्कान अपने शैतान बाप के मुंह से दिव्या के लिए
बुरी बात को सुनकर अधिक क्रोध में आ गई। फिर मुस्कान की देविका शक्तियां और भूरालाल की काली शक्तियों के बीच भीषण संग्राम आरंभ हो गया। दोनों एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक प्रहार कर रहे थे, पर एक दूसरे को हानि पहुंचाने में असफल हो रहे थे। सारे वार विफल होते देख भूरालाल को एक शैतानी युक्ति सूझी। उसने मुस्कान पर वार न करके दिव्या की तरफ वार किया। मुस्कान का ध्यान उधर की ओर हुआ और वो अपनी शक्तियों से दिव्या को बचाने में लग गई। मुस्कान का ध्यान उससे हटते ही भूरालाल ने मुस्कान पर तेज शक्ति कैंची से उत्पन्न कर छोड़ी। मुस्कान को संभलने का मौका नहीं मिला और वो उस वार के चपेट में आ गई। शक्ति के प्रभाव ने उसे बेहोश कर दिया। भूरालाल अपने इस षड्यंत्र पर प्रसन्न हुआ और दिव्या की ओर बढ़ने लगा। दिव्या भूरालाल को नहीं देख सकती थी, उसे बस कैंची अपनी ओर आती दिखी। वो समझ रही थी कि भूरालाल उसको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, पर जब उसने अपने गले में हाथ डाला, बाबा की चैन को कैंची के सामने करना चाहा, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि बाबा की दी हुई चैन तो गले में थी ही नहीं। दिव्या डरी हुई कभी अपनी ओर आती कैंची, कभी बेहोश पड़ी मुस्कान की ओर देखने लगी। कैंची के नजदीक आते ही दिव्या को अपने शरीर पर स्पर्श महसूस हुआ। अगले ही पल झटके से वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ और पैर पर उसे किसी चीज का पकड़ महसूस हो रही थी। दिव्या अब हिल भी नहीं पा रही थी और तभी कैंची ने उसके कपड़े को काटना शुरू कर दिया। दिव्या आंखों में आंसू लिए अपनी भूल पर पछताने लगी। कुछ ही देर में उसके सारे कपड़े बदन से अलग हो गए। दिव्या को लगा आज उसकी इज्जत इस शैतान द्वारा नीलाम हो जाएगी। एक अंतिम आस के साथ दिव्या ने अपनी आंख बंद की और बाबा परमानंद का स्मरण किया। कुछ ही क्षण में एक दिव्य प्रकाश गुफा में प्रवेश कर गया और मुस्कान के बेहोश देह पर पड़ा। बेहोश पड़ी मुस्कान उठ खड़ी हुई और उसकी नजर नीचे पड़ी दिव्या पे पड़ी। उसने देखा कि भूरालाल वासना से वशीभूत दिव्या के नगन शरीर पर झुके जा रहा है और उसकी कैंची नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। इससे पहले कि वो शैतान दिव्या के जिस्म को स्पर्श कर पाता, मुस्कान फुर्ती से उस ओर बढ़ी और नीचे पड़ी कैंची को अपने हाथों में उठा लिया। काम वासना से ग्रस्त शैतान भूरालाल को संभलने का मौका मिलता, तब तक मुस्कान ने जगत जननी माँ खामखा देवी मंत्र का जाप करते हुए शैतानी कैंची को अपने हैवान बाप के जिस्म में उतार दिया। कैंची के प्रहार होते ही उससे तेज आवाज के साथ बिजली कड़की और भूरालाल की सारी शैतानी शक्तियों का नाश हो गया। ये वार होते ही गुफा में मौजूद शैतान की मूर्ति भी तहस नहस हो चुकी थी। भूरालाल अपना अंत निकट देख बोला, मेरा अंत करने वाली दिव्य कन्या तुम कौन हो? क्योंकि मेरा अंत तो केवल मेरे ही अंश कर सकता है, पर मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। ये सुनकर अपने कपड़े ठीक कर रही दिव्या बोली, अरे पापी आत्मा, एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। तू दूसरे की बेटियों को हवस का शिकार बनाता रहा, पर आज तेरी मृत्यु का कारण तेरी पत्नी जानकी के कोख से जन्म लेने वाली तेरी ही बेटी मुस्कान बन गई। ये सुनकर हैरान भूरालाल बोला, देविका शक्तियों से मेरी ही बेटी ने मेरा अंत तो कर दिया, पर ये जो आज की साधना भंग हुई है, उस कारण काली शक्तियाँ और शैतान इस गांव से रूठ चुका है। मेरे वजूद तो खत्म हो गया, पर इस गांव पर शैतान का कहर बरसेगा और यहाँ कोई खुशी नहीं रह सकेगा। इतना कहकर उस दुष्ट की आत्मा आसमान में लुप्त हो गई। आगे नरकीय यातना झेलने के लिए उस पर हुए वार के प्रभाव से खदान का सारा सोने का भंडार भी लुप्त हो गया। भूरालाल रूपी हैवान में काम की प्रबलता थी। उसके अंदर बदले की भावना के कारण गांव वालों पर क्रोध भी था और लाभ के कारण ही उसने डॉक्टर डैंग के पीछे लगकर अपना जीवन बर्बाद किया था। यानी गीता में बताया गया है, तपन के तीनों साधन भूरालाल में थे, इसी कारण ही उसकी इतनी दुर्गति हुई। शैतान का अंत होते ही हर्ष भी अपने होश में आया। दिव्या ने उसे यहाँ हुई सारी घटनाक्रम के बारे में बताया। हर्ष को मुस्कान पर बहुत गर्व महसूस हुआ। इस घटना के बाद हर्ष और मुस्कान को सरकार ने सम्मानित किया। दिव्या लंदन लौट गई थी। हर्ष और मुस्कान दोनों ने इसी गांव में रहने का निर्णय लिया और मुस्कान के पिता
भूरालाल की जायदाद पर अपना मकान बनाया। दोनों के प्रेम के चर्चे सारे गांव में थे। हर्ष अब मुस्कान को और भी समय देने लगा। थाने से एक दिन जब हर्ष ड्यूटी करके आया तो मुस्कान लाल साड़ी पहनकर उसका इंतजार कर रही थी। ये साड़ी हर्ष ने उसके जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। मुस्कान मांग में सिंदूर और माथे पर लाल रंग की बिंदी में बहुत प्यारी लग रही थी। हर्ष ने बेड की तरफ देखा तो मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसका बेड आज फूलों से सजाया गया था। हर्ष से रहा नहीं गया। उसने मुस्कान को गोद में उठाया, बिस्तर पर लेटा दिया। धीरे धीरे हर्ष मुस्कान को चूमने लगा और दोनों के शरीर के बीच बाधा बन रहे कपड़े कब उतर गए पता ही नहीं चला। दोनों प्रेम के सागर में गोते खाने लगे। गांव में रहते हुए दोनों का समय अच्छे से बीत रहा था। ऐसे प्रेम भरे लम्हे दोनों के बीच कई बार आए। एक तरफ हर्ष और मुस्कान का प्रेम परवाना चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव एक नई मुसीबत से गिरते जा रहा था। जब से शैतान भूरालाल का अंत हुआ था, उसके द्वारा कही गई बात सच साबित हो रही थी। शैतान के क्रोध और शराब के कारण गांव में पिछले 2 वर्ष से बारिश ने गांव से मुंह मोड़ लिया था। गांव भयंकर सूखे से ग्रस्त था और लोगों को खाने की कमी होने लगी थी। गांव की प्राकृतिक सुंदरता भी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। यहाँ हर्ष के बेहिसाब प्रेम की बारिश में भीगती मुस्कान के जीवन में हरियाली छा गई थी। वो गर्भ धारण कर चुकी थी और हर्ष के प्यार की निशानी उसके अंदर पल रही थी। गर्भ अवस्था में मुस्कान और खिल गई थी और उसके चेहरे की आभा देखने लायक थी। हर्ष मुस्कान का बहुत ख्याल रखता, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने देता था। समय बीतता गया और देखते देखते 9 महीने बीत गए। एक दिन मुस्कान को पीड़ा होने लगी और उसने अपने पड़ोसी से हर्ष को थाने में खबर भिजवाई। उसका पड़ोसी उसे गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, जहां कुछ ही देर में हर्ष भी आ गया। दोनों का गांव वाले बहुत सम्मान करते, इसलिए खबर सुनते ही लगभग सारा गांव ही वहां जमा हो गया। इस मासूम गांव वालों पर दुखों का पहाड़ था, फिर भी सब भूल वो हर्ष और मुस्कान की खुशी में शामिल होने आ गए थे। कुछ ही देर में सबने बच्चे की रोने की ध्वनि सुनी। मुस्कान ने एक प्यारी सी कन्या को जन्म दिया है, ये जानकारी डॉक्टर ने सबको दी। इस बच्चे के रोने में अलग ही खनक थी, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। उसके रोने की ध्वनि के साथ आसमान में बादल छाने लगे और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश ने गांव की प्यासी जमीन को संतुष्ट कर दिया। सारे इलाके में जैसे नवजीवन की लहर फूट पड़ी। जगत जननी माँ खामाखा के अंश ने मुस्कान की कोख में जन्म लेकर शैतान के भयानक श्राप को काट दिया था, क्योंकि जहाँ स्वयं जगदम्बा के अंश की मौजूदगी हो, वहाँ पर अपार शक्तियाँ और खुशहाली का ही वास होता है। कोई भी शैतानी शराब भला उस जगत जननी माँ भगवती का क्या मुकाबला करेगा। माँ खामाखा तो रचना की देवी हैं। उन्होंने इस गांव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर यहाँ जीवन को फिर से विचरित कर दिया था। मुस्कान इस दिव्य कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न थी। उस बच्ची की मंद मंद मुस्कुराती सूरत हर किसी का दिल मोह लेती थी। उसकी मंद मंद मुस्कुराने की अदा देखकर मुस्कान ने उसका नाम स्मिता रख दिया। स्मिता के जन्म के बाद गांव में खुशहाली आती गई। उसके और मुस्कान के कारण गांव के लोगों ने महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। गांव में बने कॉलेज में दूर दराज से भी महिला एडमिशन लेने लगी और कितनी महिलाओं ने अपनी कला से देश विदेश में गांव का और अपने वतन का नाम ऊंचा किया। जिस भवानीपुर गांव में कभी महिलाओं के ऊपर घिनौना अत्याचार किया गया, आज वही गांव महिलाओं के सम्मान के लिए हर जगह मशहूर हुआ। माँ भगवती की असीम कृपा से हमेशा यहाँ खुशहाली ने अपना डेरा डाल रखा। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।